मार्केटिंग करने के लिए अब आप 3 चीजों पे सबसे पहले काम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली लोग चौथी चीज पे पहले काम करते हैं, वो है फनल। रीजन ये कि अमेजोन डोमिनेट करता है, यहाँ दराज डोमिनेट नहीं करता। यहाँ लोग दराज को गालियां देते हैं, वहाँ अमेजोन को लोग प्रेफर करते हैं। जो ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स है ना, वो जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो ना मार्केटिंग है, ना प्रोडक्ट हंटिंग है, कुछ नहीं है। तो सिर्फ एक चीज है, कैश ऑन डिलीवरी। एक अली बाबा का ऑप्शन था कि हम आके दराज को बीट करें। तो कहा यार हम आएंगे, दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर डालेंगे, टीम हायर करेंगे, ये दराज खड़ी हुई है, ठीक है 10 गुना पैसे आ लगेंगे ना, ये ले लो। कोविड के अंदर आपने मास्क बेचे, वो आपका ऐड रिजेक्ट कर देगा। कैसे? कोविड के अंदर बेचने से? कोविड के दौरान आप मास्क बेचते थे ना, आपका ऐड रिजेक्ट हो जाता था। रीजन? कोविड के आइटम्स आप नहीं बेच सकते अगर आपको लाइसेंस नहीं। आपका गैलरी का एक्सेस फेसबुक के पास है, गूगल के अंदर आप जो सर्च कर रहे हैं फेसबुक के पास एक्सेस है। आपको नहीं पता होगा कि मैंने अभी क्या किया था 3 घंटे पहले, फेसबुक को पता। उसामा भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप लाहौर से स्पेशल ट्रैवल किया इस्लामाबाद फॉर दिस पॉडकास्ट, इट मीन्स अ लॉट। अच्छा, आज की पॉडकास्ट ना थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। नॉर्मली क्या सवाल जवाब होते हैं, मैंने सोचा कि रेदर देन के सवाल जवाब की वजह केस स्टडी हो ना, कि कुछ बंदे हैं उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उनके पास 1 मिलियन का बजट है, ठीक है, 3-4 दोस्त हैं मिला के 2.5 लाख दे के दे दिए। तो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ई कॉमर्स का बिजनेस करना है, ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। बेसिकली ट्रैवल तो कराची से किया है स्टॉप एक लाहौर पड़ गया था बीच में। तो लॉन्ग ड्यू पॉडकास्ट एनी हाउ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और ये अच्छा सवाल है। इससे एक स्टेप पहले आना पड़ेगा, ठीक है। पहले आने के लिए देखें, बजट जब बजटिंग पर करते हैं ना, तो आई थिंक जो मेन प्रॉब्लम ही बजट होता है। मेरे हिसाब से लोग बजटिंग कभी करते ही नहीं है, भाई मैंने भी गलतियाँ की हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्पेसिफिकली कोई बिजनेस और ई कॉमर्स करना है, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि मैं बेचने क्या जा रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने एक ग्लास बेचना है, ठीक है, इसकी कॉस्ट 200 रुपये, ठीक है। आपको 400 रुपये बेचने के लिए इसको आपने माइंड बना लिया मैं 400 को बेचूंगा। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट का जो कैपिटल रिक्वायर्ड होगा सिर्फ इन्वेंट्री का, वो शायद 2 लाख रुपये होगा, ठीक है। लेकिन अब आप बोले मैंने टेबल बेचना है, अभी टेबल की कॉस्ट ही 50,000 रुपये। बिल्कुल। तो अब आपको वो 2 लाख रुपए में आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, और 10 टेबल आपके 5 लाख के होंगे, आप नहीं कर सकते इतना, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाइज प्लानिंग होती है, ठीक है। इसका प्लानिंग करना है कि मैंने छोटा सा सोल्यूशन निकाला हुआ था अपने लिए, जो मैंने लोगों को काफी बताने की कोशिश की, कुछ लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, वो उनको हेल्प आउट किया, तो मैं वो यहाँ बता देता हूँ। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इन्वेंट्री ना आपकी 3 महीने की प्लान होनी चाहिए, इन्वेंट्री 3 महीने की मिनिमम, ठीक है। इससे कम में अगर आपने प्लानिंग करनी है तो बेकार है, फिर आप करिए ना। वो फिर ड्रॉप शिपिंग कर लें, वो बेहतर है। हम बात कर रहे हैं प्रॉपर ई कॉमर्स के, कोई लेके आगे लॉन्ग टर्म चलने वाली बात है। तो 3 महीने की आप इन्वेंट्री प्लान करें। अब इन्वेंट्री 3 महीने की भी आपकी जेब की ताकत के हिसाब से प्लान कर पाएंगे आप, ठीक है। मैं 200 पीस ले सकता हूँ, मैं 2 लाख पीस लूंगा, मैं 2000 पीस लूंगा। अच्छा, जब आप इसकी रिवर्स जब इंजीनियरिंग करेंगे ना, तो आपको ये होगा कि यार मैं जो है ना कम से कम पैसे लगाऊं, आपका हमेशा से ही होगा, और मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाऊं, ये फितरतन बात है। लेकिन आप हमेशा सोचेंगे बेचने पे पहले कि मैं इसको बेचूंगा कितनी, ठीक है। तो आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होंगे, मैं तो यार 2000 ऑर्डर निकालूंगा महीने के। तो जब 2000 ऑर्डर आपने बना ली ना, तो आप इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे कि भाई 2000 ऑर्डर निकालने के लिए मुझे 2000 कप्स चाहिए, ठीक है। तो 2000 कप्स अगर 200 रुपए का मुझे एक पड़ेगा, तो मेरे पास क्या इतने पैसे हैं कि मैं 2000 ऑर्डर के इन्वेंट्री खरीद सकता हूँ? 4 लाख रुपए हो गए। क्योंकि हम क्या करेंगे, 15 दिन करते हैं, देखते हैं, ठीक है। ये प्लानिंग नहीं, इस तरह नहीं कर सकते आप फंस जाएंगे आगे जाके, ठीक है। क्योंकि मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने एक चीज़ समझाई थी बिजनेस के अंदर, और ये बहुत बाद में आगे समझ में आएगी, और मेरे हिसाब से ऑडियंस को भी, शायद बहुत सारी मास ऑडियंस को ये अभी इस बात समझ में ना आए, जब वो करेंगे ना बिजनेस, अब समझ में आएगी कि कैश इज नॉट द किंग, कैश फ्लो इज, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर, और वो भी ई कॉमर्स के अंदर, सबसे मेन जो क्रक्स है ना बिजनेस का, वो है कैश फ्लो को मैनेज करना। मैंने मार्केटिंग में पैसे कितने लगाने, इन्वेंट्री पे मैंने कितने पैसे लगा चुका हूं, मैं ब्रांडिंग में कितने पैसे लगाऊंगा, मैं टीम में कि मैं कितने पैसे मैं दे रहा हूँ, मेरे ऑफिस का रेंट मेरा क्या जा रहा है, और मेरे इतने नंबर ऑफ पार्सल जो है वो इतने रोल हो रहे होंगे, ऑर्डर आएंगे, उसके पैसे मुझे डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, मैं अमेरिका में नहीं बैठा हुआ। तो वो तो कैश ऑन डिलीवरी है, उसमें से कितना अमाउंट ऑफ परसेंटेज मेरे पास रिटर्न आ रहा है, उसको भी मैंने माइनस करना है, उसमें से इन्वेंट्री डैमेज कितनी हो रही है। तो ये बहुत निटिग्रिटीज हैं। करते करते मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है अल्टीमेटली, क्योंकि रेवेन्यू माइनस आप कॉस्ट करके वो निकाल रहे हो। प्रॉफिट तो अलग चीज है। प्रॉफिट तो आपने 200 रुपए का, मैं आपको थोड़ा सा आसान करके समझाता हूँ। आपने बोला कि भाई मैं एक, अगेन हम कप की एग्जांपल लेना है, ठीक है।
इजी करते हैं, 50 रुपये खरीदा, 100 रुपये का बेचना में, तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा 50 रुपये बीच में। ठीक है। और आपने मुझे ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, तो मैंने तो रेवेन्यू जो मेरा जनरेट हुआ वो 100 रुपये हुआ, प्रॉफिट मेरा सीधा 50 रुपये हो गया। अब इसमें ऐड में एक चीज कर देता हूँ कि मार्केटिंग एक्सपेंस मेरा 20 रुपये आया। ठीक है। तो आप नेट प्रॉफिट आपने बनाया 30 रुपये, ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी। ठीक है। फिर आपने कहा मेरी 10 रुपए की यूटिलिटी सारी चीजें कॉस्ट थी, तो नेट में मैं 20 रुपये खड़ा हूँ। ठीक है। ठीक है। अभी आपके हाथ में नहीं आए, आपकी पीएनएल के अंदर और कैलकुलेशन के अंदर तो आपने भाई 50 रुपए लगाए और आपको 20 रुपए बच गए। ठीक है। लेकिन एक्चुअली वो आपके पास नहीं है, तो नेक्स्ट ऑर्डर के लिए आपको या तो इंजेक्ट करना पड़ेगा या कैपिटल में से पैसा घुमाना पड़ेगा। राइट। 50 रुपए आपके पास, क्योंकि 50 का कप आ रहा है, अगेन मार्केटिंग भी करनी है उसके ऊपर, और वो पैसे नहीं आपके पास। तो ये जो घुमाने हैं ना बात, वो आप अपनी बैलेंस शीट और जो है पीएनएल के अंदर आप बढ़ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। लेकिन पैसे आपके बैंक अकाउंट में नहीं है। ठीक है। तो ये है कैश फ्लो। ठीक है। इसको संभाल के चलाना, ये प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए जब आप बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आपको मैं कट करता हूँ, दोबारा हम आते हैं। लेट्स से अभी 10 लाख के अंदर हम बिजनेस स्टार्ट करना है। अब वो बंदे हैं, उनको नहीं पता क्या करना है, लेकिन ई कॉमर्स में करना है। तो 10 लाख के मुताबिक आप अभी कौन सा बिजनेस हमें करना चाहिए, किस सेक्टर में जाएं, ई कॉमर्स के अंदर कप बेचें, शर्टें बेचें, पेन बेचें, क्या करें, वो एनालिसिस कैसे करना है? लेट्स से यार 10 लाख में क्या कर सकता हूँ, उसका थोड़ा मुझे बताएं उसके बारे में। वो मैं वही बताना चाह रहा था। पहले तो ये चीज़ है, सबसे पहली चीज़ तो समझने की जरूरत है कि टी शर्ट्स और ऐसी कोई भी नीश में जाना, अगर आपका कैपिटल कम है, ठीक है, तो आप उसको तो स्ट्रेट अवे अवॉइड करें। जूते और शर्ट्स और ये ट्राउजर्स, ये बेतहाशा है। ठीक है। और इसकी सबसे आसान चीज ये है समझने के लिए कि आप जिस चीज की सोर्सिंग इंतहा आसान होना, उससे पीछे हो जाए अगर कैपिटल कम है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि सोर्सिंग आसान है तो उसका मतलब है कि हर घर वाला उसको बेचने की कोशिश कर रहा है। राइट। ठीक है ना। तो ये एक थोड़ा सा तरीका है समझने का कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। तो कोशिश करें कोई एक लूपहोल ढूंढने कि ये सब पाकिस्तान के मार्केट की शायद डिमांड हो सकती है और ये ऑनलाइन नहीं है, और मैं इसको इसमें ये यूएसपी ऐड करके चीज बेच सकता हूँ। ठीक है। तो ये आपका इनिशियल आइडिएशन फेज आ गया। ठीक है। जब आइडिएशन फेज के बाद आप जब एग्जीक्यूशन का बिजनेस का प्लान बना रहे हो, तो आप अगेन कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करेंगे ना, मैं यार 2000 पीस बेचूंगा। फिर अगर आपने बना लिया मैं 2000 पीस बेचूंगा, अगले महीने 2500 बेचूंगा, उससे अगले महीने 3000 बेचूंगा, तो फिर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। कि मुझे इसकी मार्केटिंग करने के कितने पैसे चाहिए। मैं मार्केटिंग आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो मैं यूज करता हूँ अपने लिए, मेरे लिए काम करता है। मार्केटिंग से पहले आपको उसके इन्वेंट्री की प्लानिंग होगी, यानी 2000 पीस के 2000, 2500 और 3000, क्या मेरे पास इतनी इन्वेंट्री लेने के पैसे हैं या नहीं है। राइट। अगर नहीं है तो आपको अपना प्लान थोड़ा सा श्रिंक करना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं पहले महीने 500 ऑर्डर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है। आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा। फिर मार्केटिंग स्पेंडिंग पे आएगा। तो मार्केटिंग स्पेंडिंग का मेरा एक फॉर्मूला है, वो मैं अपने लिए इंप्लीमेंट करता हूँ। जो करना चाहे उसको फायदा अगर हो सकता है तो अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं देखता हूँ कि अगर मैं कोई एक ऐसी चीज लॉन्च कर रहा हूँ जो मैंने फॉर एग्जाम्पल उसकी जो नीश है ना वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैं टी शर्ट्स बेचता हुआ आ रहा हूँ 6 साल से। ठीक है। अब मैंने हुडीज बेचनी है। ठीक है। या मैंने क्या कहते हैं ट्राउजर बेचना है डिफरेंट प्रोडक्ट, लेकिन एक ही कैटेगरी के अंदर फॉल होता है। तो मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है इसका। राइट। तो मैं करूँगा क्या, मैं ये करूँगा कि मैं ये देखूंगा कि यार मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है इसके अंदर, यानी 100 रुपए की चीज़ है, 50 रुपए में मेरा मार्जिन है। तो मैं देखूंगा यार 50 रुपए मेरा ब्रेक इवन है मार्केटिंग का। ठीक है। अगर मेरी 50 रुपए की एक्विजिशन कॉस्ट आ रही है कस्टमर की, तो मैं ब्रेक इवन हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 50 रुपए मेरी मार्केटिंग की एक्विजिशन कॉस्ट आ गई। ठीक है। अब मेरा अगर उसमें एक्सपीरियंस 3 साल से ज्यादा का है, तो मैं इसकी 50 रुपए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर जो मैंने एस्टिमेट किए हैं, लेट्स सपोज 100 है। ठीक है। तो 5000 रुपए आपको मार्केटिंग बजट आ गया। ठीक है। जो एक्चुअल कॉस्ट है। फिर आपका एक्सपीरियंस है उस फील्ड के अंदर, तो आप अगर 3 साल से ज्यादा है तो उसको मल्टीप्लाई करें 5000 रुपए को मल्टीप्लाई करें 1.5x। ये जो 0.5 है ना, ये रूम है एरर का, कि 500 रुपए 50 रुपए की एक्विजिशन जो कॉस्ट आएगी मेरे पास, हो सकता है ना आए 75 रुपए आ जाए। ठीक है। 25 रुपए आप अपने आप बफर रख रहे हैं कि लेट्स से कि डाउन द लाइन अगर आपकी क्या कहते हैं आपका इन्वेंट्री बिक नहीं रहा, तो वहां पे आप अपनी मार्केटिंग को बूस्ट करोगे 25 रुपए से। हाँ, तो बफर रखा आपने 0.5। ठीक है %। तो आपने जो भी कॉस्ट आई नंबर ऑफ ऑर्डर डिवाइडेड बाय जो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो ब्रेक इवन कॉस्ट है, आपने 1.5x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी बफर कॉस्ट के साथ एक मार्केटिंग की कॉस्ट आ गई। राइट राइट। अगर आपका उस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस 100 है, 3 महीने कर लिया, गैप आया हुआ आपके उसके अंदर, क्योंकि आपको पता नहीं है प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, मैं कैसे बेचूंगा, तो डाउट है 50-50, यू आर नॉट टू श्योर, यू आर नॉट टू यार मैं इसको बेच पाऊंगा नहीं बेच पाऊंगा, तो
इस सिनेरियो के अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, ठीक है, एक्विजिशन कॉस्ट को, ठीक है। और अगर आपका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जो जितनी भी कॉस्ट आएगी या आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट आएगी। अब लोग बोलेंगे यार ये तो इंतहा बेवकूफ़ी की कोई टर्म है कि मैं 3x से मल्टीप्लाई करूं और मैं अपना ब्रेक इवन से 2 गुना ज़्यादा एड स्पेंड लगा। अच्छा, ये जो रखना है हमने 3x 2x करना है, बिल्कुल लेट से मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं कॉमर्स का, मैं कोई भी प्रोडक्ट करता हूँ, मैं लेट से कि एक्योडा के अंदर पिंक सॉल्ट है, ठीक है, मेरी एक्विजिशन कॉस्ट 50 रुपये का मुझे पड़ रहा है वहाँ से, मार्केटिंग की मैं 2x रखनी है, मैंने 100 रुपये रख दिया, ठीक है, 150 रुपये हो गया। अब कितना बजट रखना है, कितने टाइम के लिए मैंने लगा के रखना है ना, एक अरसा होगा ना, 6 महीने खुद को देख वो 2x इन्वेस्ट करता रहूँ, साल करूँ, 3 महीने करूँ, वो क्या इक्वेशन है आपकी? देखिए प्राइस आप सेट नहीं करेंगे ना, क्योंकि प्राइस तो आप अपना कॉम्पिटिशन को देख के सेट करेंगे। ऐसा तो नहीं कि पूरे मार्केट 100 रुपए का पिंक सॉल्ट 1 रुपए किलो बेच रही है, 100 रुपए किलो बेच रही है, तो आप बोले मैं तो 1000 का बेचूंगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। राइट। तो प्राइस तो मार्केट सेट करके बैठी होगी, आप 19 पीस कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। प्राइस के बाद जो कॉस्ट आएगी, वो जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो आपका ब्रेक इवन कॉस्ट है मार्केटिंग की, ठीक है ना। इसमें आपको बफर रखना पड़ेगा इनिशियली। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, वो 3x कर रहा है, तो वो तो बोलेगा यार तो मैं तो स्ट्रेट अवे लॉस कर रहा हूँ। तो उसको समझना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री का उसका एक्सपीरियंस नहीं है। एक तो उसने बफर रखा है, दूसरा 100 बिस्मिल्लाह। आप एक बात बताएं, जब बफर रख के आपने प्लानिंग कर रहे हैं, अभी मैं ये नहीं कर रहा आपने डीप डाइव कर लिया बिजनेस के अंदर, एग्जीक्यूट कर लिया, अभी आप प्लान नोट पेन डाउन कर रहे हैं अपना पूरा प्लान। आपने बोला 5000 मल्टीप्लाई हुआ है, मेरे पास एक्सपीरियंस 100 है, तो मैंने 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल नहीं हो 3 से कर दिया, यानी 15,000 मार्केटिंग कॉस्ट है मेरी, ठीक है। तो 15,000 रुपए है मेरे पास, अगर हैं तो मैं जा सकता हूँ और मैं प्लान होके जाऊंगा, मेरे 15,000 रुपए लगेंगे इसमें। और ये 15,000 कब तक इंजेक्ट करते रहना है, पॉइंट ये है ना, हमने 3 महीने का प्लान बनाया ना, 3 महीने का, ठीक है। आप बीटा टेस्ट कर रहे हैं ना बिजनेस को, यार मेरा चलेगा ही नहीं चलेगा, ठीक है। अगर, और मैं कह रहा हूँ कम, जिसका कैपिटल कम है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनकी जेब भारी है तो वो बनाते हैं 2-2 3-3 साल के प्लान, और बनाने भी साल का चाहिए मिनिमम। उसको पर मैं आता हूँ क्यों, उसके भी एक पीछे रीजनिंग है। हम भी बात कर रहे हैं छोटे कैपिटल के लोग 3 महीने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर 15,000 रुपए नहीं है तो फिर उसको दोबारा से अपनी थोड़ा सा हम्बल होना पड़ेगा कि भाई मैं 500 ऑर्डर भी नहीं कर सकता, ठीक है, मुझे तो और कम करना है ऑर्डर से। तो जब कॉस्ट सामने होगी, तो अगर उसके पास होगी और अब मेंटली रेडी होके जाएगा ना, तो अगर उसको नुकसान भी होता है ना, तो ही वॉज मेंटली रेडी उसके लिए। और ये तो बुरी चीज है ना, तो व्हाट इफ के ये चीज अच्छी हो जाए, यानी मार्केटिंग कॉस्ट कम आ जाए, आप ज्यादा एक्वायर मार्केट साइज एक्सपेंड कर सकते हो। हमारे कायद बोलते थे ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो आप प्रिपेयर हो रहे हैं कि मेरे इतने पैसे लगेंगे इन मार्केटिंग, इतनी मुझे इन्वेंट्री के पैसे चाहिए, अगर मैं कोई लोग रख रहा हूँ तो वो पैसे आपके सामने होंगे, बेहतर है घर से स्टार्ट करें क्योंकि आपकी कैपिटल कम है, ठीक है। तो आप प्लानिंग कर रहे हैं, ये मेरा फॉर्मूला है। दूसरा, अब लोग बोलेंगे 3x अगर चलो आ भी जाती है 15,000 रुपए के अंदर, तो मैं तो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाऊंगा। तो ये गलती है मार्केटिंग की। ई कॉमर्स के बिजनेस की सबसे बड़ी गलती है कि हमेशा हमारा जो फोकस होता है वो होता है टू एक्वायर कस्टमर्स, जबकि बेसिक जो बिजनेस प्रॉफिटेबल आप करोगे वो अपने कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू से करोगे, रिटेन करने में। जी, यानी आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करें ना, आप अपने कस्टमर सपोर्ट पे काम करें, अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम करें। आप बोलेंगे यार ठीक है 500 रुपये मेरा प्रॉफिट था, 50 रुपये मेरा प्रॉफिट था ग्रॉस, ठीक है, मुझे 150 रुपये की एक्विजिशन कॉस्ट आ गई, 3 गुना ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर वो कस्टमर मुझसे रिटेन हो जाता है और वो मुझे 10 ऑर्डर प्लेस कर देता है, तो मैं तो अल्टीमेटली इन लॉन्गर रन जो मैं तो प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा ना उस कस्टमर से। तो एक्चुअल जो बिजनेस को चीज प्रॉफिटेबल बनाती है ना, दैट्स LTV, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर। हमारा पूरा कोशिश होती है कि हम एक्विजिशन कॉस्ट को कम से कम करते रहें, जबकि ये उल्टा है। इनिशियली मार्केट के अंदर आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो चल पड़ गया, तो साथ भाई बोलेंगे मैं लूंगा, शोएब भाई बोलेंगे मैं लूंगा, सामा बोलेगा मुझे भी चाहिए, अब मैंने ले लिया प्रोडक्ट, व्हाट नाउ? मार्केट शेयरिंग होती रहेगी तो एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ती रहेगी आपकी। यानी आपकी जो अगर आज 100 रुपए एक्विजिशन कॉस्ट आ रही है, तो जिंदगी भर 100 रुपए नहीं आएगी। और ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर डॉलर महंगा हो रहा है। तीसरा फैक्टर, अब वो प्लेटफॉर्म को समझना, वो अलग भैंस है, वो अभी हम उसके अंदर जाते हैं समझ में आएगी कि फेसबुक का CPM भी तो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। तो ये बढ़ेगी एक्विजिशन कॉस्ट हमेशा, कभी कम नहीं हो सकती। आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन
एक सर्टेन लेवल ऑप्टिमल लेवल आएगा, उससे नीचे नहीं कर सकते आप, उससे ऊपर ही जाएगी। अच्छा, यहाँ तक बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं, 3x रखें, एक्सपीरियंस है तो थोड़ा बहुत है तो 2x 1x उसके मुताबिक आप लेके चलें, ठीक है। अब पॉइंट ये मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो पिंक सॉल्ट वाली ना आइटम मेरी निकल जाएगी, ठीक है। अब मैंने एनालाइज करना है यार इसके कितने कॉम्पिटिटर हैं, क्या वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव अगर आपके पास ये टास्क है तो आप किस तरह से उसको लेके चलो, इस प्रॉब्लम को एनालाइज करने क्या टूल यूज करें, क्या तो आपके केस के अंदर आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो बिक सकता है, मेरे मुताबिक से मल्टीप्लाई करेंगे मार्केटिंग बजट निकाल लिया आपने, मार्केट निकाल लिया। अब मार्केटिंग बजट के बाद आप प्लान करेंगे कि मेरा मार्केटिंग बजट है तो मैंने मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है। अब मार्केटिंग करने के लिए अब आप 3 चीजों पे सबसे पहले काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली लोग चौथी चीज पे पहले काम करते हैं, वो है फनल। वो कहते हैं लेट्स मेक अ फनल। ओ भाई फनल अभी नहीं आएगा, ठीक है। फनल से पहले 3 काम आपने और करना है। सबसे पहली चीज, आप अपना बायर पर्सोना डिफाइन करेंगे, आपका बायर का पर्सोना क्या है, ठीक है। वो कौन लोग हैं जो आपसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है। आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है अपने दिमाग, या तो अकेले बैठ के या लोगों को मिला के लिस्ट पेन डाउन करेंगे कौन कौन मेरे कस्टमर, पोटेंशियल बायर मेरा कहाँ पे है, वो क्या एज है, वो कौन लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनकी हॉबीज क्या हैं, उनको कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये सारी ये जो आपके जहन में आ रहा है ना, आपके कस्टमर की प्रोफाइल आप पेन डाउन करेंगे, राइट। फिर आप नेक्स्ट स्टेप जाएगा, यानी आपने कस्टमर की प्रोफाइल समझ ली, ठीक है। तो मैं आपको इसकी अभी बहुत बेहतरीन एग्जांपल दूंगा समझाने के लिए। आपने कस्टमर की प्रोफाइल आइडेंटिफाई कर ली और उसके बाद आप ये कहेंगे अब ठीक है मुझे समझ में आ गया कौन लोग हैं, और आप हमेशा मेजॉरिटी पे करेंगे। तो अब मैं इनसे बात कैसे करूंगा, यानी मेरी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, राइट, ठीक है। और वो आपकी बाइबल होनी है। बाइबल किस चीज़ की, आपको सोशल मीडिया कंटेंट उसी कंटेंट स्ट्रेटेजी जाएगा। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करेंगे तो उसी तरीके से करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो बेहतर हो जाएगा। तीसरी चीज़, कंपैटिटर एनालिसिस, ठीक है। मेरा कंपैटिटर क्या कर रहा है, ये कैसे करना है। मुझे तो पता है कि मैंने जाके लेट्स से थोड़ा सा उसको टू गिव द शेफ, हमने ₹1,00,000 का परचेज कर लिया पिंक सॉल्ट की आइटम, ठीक हो गया। मार्केटिंग कॉस्ट 3x कर ली, 3 लाख वो हो गए, ₹1,00,000 4 लाख मैंने लगा दिए, 6 लाख बचे हैं मेरे पास अभी ठीक है करने के लिए, ठीक है। अब मैंने देख लिया कि यार मेरे जो कस्टमर हैं पोटेंशियली जो कि डेकोरेशन आइटम के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। मैंने लिस्ट डाउन कर लिया कौन कौन कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि मेरे साथ कंपटीशन में कौन है, मैं कैसे एनालाइज कर सकता हूँ मार्केट में बैठ, मैं नया हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है। वो मैं क्या स्टेप्स लूँ मैं, तो मैं अब जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा वो समझ में आएगा। अब देखें 2 चीज़ें होंगी, एक आप या तो यूएसपी ऐसी ऐड करना है अपने प्रोडक्ट के अंदर कि आपके कंप्यूटर के पास वो यूएसपी ना हो। सबसे इजी चीज़ है ये, और सबसे मुश्किल चीज़ है ये, ठीक है। इजी चीज़ ये नहीं, आइडेंटिफाई करना सबसे आसान है ये, और उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे मुश्किल है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो लेट्स टेक अ रियल टाइम एग्जांपल, और पाकिस्तान से उठाता हूँ, और आपको मैं पूरी ये जो चीज़ें मैंने अपनी सारी इतनी बातें की हैं, आपको मैं लाइव इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ। कोका कोला और पेप्सी, ठीक है, आप सर्वे करवाएं पाकिस्तान के अंदर, बाहर नहीं, बाहर लोग कोक को ज़्यादा वोट देंगे, पाकिस्तान के अंदर लोग प्रेफर करेंगे, अगर उनके सामने सिर्फ 2 ऑप्शन हो, कोका कोला पेप्सी, लोग पेप्सी ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और बिकती है ये पाकिस्तान के अंदर, कोक से ज़्यादा पेप्सी बिकती है। अब दोनों प्रोडक्ट सेम है, यानी आप ब्लाइंड टेस्ट करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि मैंने कोक कौन सी, और ये हम करते थे बचपन के अंदर, है ना। तो अब यूएसपी कोई नहीं है, ठीक है। अब पेप्सी ने इन 3 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपनी मार्केट कैसे बनाई, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि हमारा बायर पर्सोना, बायर कौन है, जो मैंने आपको भी बताई है। पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एवर कैंपेन इन दिस डेकेड इज व्हाई नॉट मेरी जान, पेप्सी, ठीक है। सबको पता है ना ये बात। ये इन्होंने कैसे करी, ये कैसे सक्सेसफुल हो गई, इसके पीछे ज़रा रिवर्स इंजीनियरिंग करें। तो उन्होंने पहले बायर को समझा, अपने बायर को समझा, मेरे बायर्स कौन है। अब भाई 60 साल के जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी पेप्सी पी रहे हैं, भाई मेरी 2 साल की बेटी वो भी पेप्सी पीती है, राइट, मैं भी पेप्सी पी रहा हूँ, आप भी पेप्सी पीते होंगे, सब पेप्सी पी रहे हैं। तो वो उन्होंने ये नहीं कहा जो हम जैसे हम करते हैं, मेरा तो बायर सब है, ठीक है, ये नहीं उन्होंने कहा या शादी ब्याह वाले जाएंगे, नहीं, उन्होंने बोला 1 मिनट, जो हमारा मेजॉरिटी जो लोग हैं वो बताओ कौन है, ठीक है। उन्होंने नोट डाउन कर, उन्होंने बोला भाई मेरे सारे लोग जो हैं वो यंग हैं, ठीक है, किस एज के हैं, मैन और वुमेन बोथ हैं, दोनों पीते हैं। अब उन्होंने बोला अच्छा भाई इनके इंटरेस्ट क्या है, ये क्या करते हैं, राइट। तो यंग लोग अभी इस वक्त क्या करते हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको 2 चीजें बताएं, सिंगिंग या फिर क्रिकेट, ठीक है, क्योंकि आपको ये थोड़ा ड्रिंक वाला है ना, ड्रिंक के अंदर लोग क्रिकेट, मगर ठीक है, सिंगिंग और क्रिकेट, ठीक है। अब बोलेंगे इन 2 चीजों के अंदर स्पोर्ट्स, इसको स्पोर्ट्स ले लेते हैं, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स,
ठीक है। एंटरटेनमेंट में सबसे बड़ी चीज क्या है? सिंगिंग। ये गाने सुनते हैं, और स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? ऑब्वियसली क्रिकेट है, और अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा है, ठीक है। अब इन्होंने बोला ठीक है, 2 आइडेंटिफाई हो गई, यूथ है, ठीक है। तो सिंगिंग में इनकी इंस्पिरेशन कौन है जो हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है? यंगस्टर्स, ठीक है। और क्रिकेट के अंदर इंस्पिरेशन कौन है? बाबर आजम। दोनों को इन्फ्लुएंसर ऑनबोर्ड कर लिया। ये हमने स्टडी सीखी है कि इन्फ्लुएंसर कैसे ऑनबोर्ड करना है। जी। और अब नेक्स्ट बात, क्योंकि यंग हैं, ठीक है, तो आप इनसे डियर रिस्पेक्टेड उसामा खान बात नहीं करेंगे, आप बोलेंगे व्हाई नॉट मेरी जान। हाँ, आप वो थोड़े से लौंडे लपाड़ा वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। यस। सेकंड पार्ट, तो बायर पर्सोना निकाला, उन्होंने कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ड्राइव करी, और उन्होंने उससे पहले कंपेटिटर को देखा कि यार ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ये तो बस वो बिरयानी खाओ, पेप्सी खोलो, पी जाओ, ये नहीं है, ये हमें थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ेगा। ये 3 चीजों की वजह से उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी वाज द मोस्ट सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन्स इन दिस डेकेड मेरे हिसाब से, ठीक है। ये 3 काम करे उन्होंने। That totally makes sense कि आपने सबसे पहले कस्टमर देखा है कि मेरा पोटेंशियल कहाँ पे यूथ के अंदर, 18 से 40 साल के अंदर वो क्या करते हैं, स्पोर्ट्स और साथ में सिंगिंग, तो उसके मुताबिक आपने वो इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं जब भी जाएंगे, ताकि बाय डिफॉल्ट साइकोलॉजिकली वो जाके पेप्सी चूज करें। एग्जैक्टली, वो पेप्सी पीते हैं। जबरदस्त। और पेप्सी की सेल्स बहुत ऊपर हुई जितना मैंने सुना है, अब मुझे अंदर के नंबर नहीं पता। अच्छा, हमने तो वापस आते हैं पिंक सॉल्ट के अंदर। हमने कल आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये चीज़ें राइट मेरा इन्फ्लुएंसर है, ठीक हो गया। अब मैंने चीज़ें कर भी ली कि यार मैंने लेट्स से पिंक सॉल्ट के अंदर जो भी मेरा पढ़ा लिखा इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि ऑब्वियसली वही पढ़ा लिखा बंदा ही वहाँ पे आएगा, मैंने चीज़ें कर ली। अब इसके बाद आगे बात करते हैं सप्लायर एक्वायर करना है प्रोडक्ट, उसके ऊपर क्या आप रिकमेंड करते हो? हमारे पास सप्लायर की क्वालिटी कैसे चेक की जाए, 2 से 3 सप्लायर रखे जाएं, उसके ऊपर क्या इंसाइट या क्या लेके चलना चाहिए? सबसे अच्छी, आपने खुद ही अच्छा जवाब दिया। आई थिंक मेरे हिसाब से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी कमिटमेंट्स के इशू मसले हैं, तो बेहतर ये है कि, और एक तो कमिटमेंट भी इशू है, दूसरा इकोनॉमिकल क्राइसिस किसी पे आ जाए तो पता नहीं लगता आपको, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज रातों रात बंद हो जाती हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप जो है वो हमेशा सप्लायर को एक बैकअप लाजमी रखें। तो आपको एक सप्लायर बन जाए तो आप बिजनेस तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको स्केल नहीं कर सकते, तो आपको मल्टीपल सप्लायर्स का ऑप्शन बनाओ। तो ये भी एक सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट बिजनेस बनाना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। मैंने किया था और मेरा बिजनेस बहुत बुरी तरीके से इसी वजह से फेल हो गया था। ठीक है, एवरीथिंग वाज गोइंग एट द सेम टाइम दोनों सप्लायर से माल उठाया जाए या फिर थोड़ा सा रखा जाए? लेट्स से आपने कहा कि आपने 3 मंथ का एटलीस्ट आपने इन्वेंट्री रखना है, ठीक है। मैं फोरकास्ट करता हूँ मेरे अगले 3 महीनों के अंदर मेरे 200 प्रोडक्ट बिक जाएंगे, ठीक है। अब 3 मंथ का मैंने रखना है, 3x रखना है या 3 मंथ का रखना है? मैंने 3 मंथ इन्वेंट्री जो प्लान करेंगे 3 महीने 3 मंथ की करनी, ठीक है। मैं 1 मंथ में मेरे लेट से 2000 है, तो 3 मंथ की मैं 6000 इन्वेंट्री में होनी चाहिए। अब 6000 की इन्वेंट्री के लिए क्या सजेस्ट करते हैं? स्टार्ट ही से मैं दोनों इन्वेंटर से इक्विपमेंट लूँ, इन्वेंट्री लूँ, या फिर 50-50 या एक को बैकअप पे रखा, क्या होनी चाहिए? देखें, ऑब्वियसली जो सबसे अच्छा क्वालिटी और सबसे अच्छे रेट्स देगा, आप इनिशियल इन्वेंट्री तो उसी को उठाएंगे, ठीक है। तो आप रेशो कर सकते हैं कि आप 80-20 कर लें, ठीक है। 20% किसी, लेकिन अगर वो क्वालिटी मैच करता है, ऐसा ना हो कि क्वालिटी के अंदर बहुत बड़ा फर्क हो, पहली चीज, ठीक है। तो और दूसरा है कि इनिशियल 3 महीने के अंदर आप एक ही वेंडर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको वर्क कर देना चाहिए अगर वो प्लान चल रहा है आपका, यानी दूसरे महीने में आपको अंदाजा आएगा कि भाई ये बिजनेस बंद होता हुआ जा रहा है, ठीक है, मैं इसको स्केल कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने उसके साथ साथ एक और वेंडर ढूंढना, और मैं तो कहता हूँ कि बिजनेस का नाम ही है कि आप इम्प्रूव से इम्प्रूव ही कर रहे होते हैं, तो ट्राई टू फाइंड सम बेटर सप्लायर्स। भले उनके रेट 19-20 ऊपर हों, लेकिन आप जब क्वालिटी पे देंगे तो एलटीवी आपकी बेहतर हो जाएगी कस्टमर की। तो एक्विजिशन थोड़ी सी महंगी हो जाए चलता है, एलटीवी आप बेहतर कर लेंगे तो आपको सस्टेन करेगा इन लॉन्ग टर्म बिजनेस, ठीक है। अच्छा, अब ये भी मैंने कर लिया कि एक सप्लायर भी आ गया, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी भी निकाल ली, कौन सा इन्फ्लुएंसर है, इक्विपमेंट भी पकड़ ली, इन्वेंटरी पकड़ ली मैंने, ठीक है। अब बात आती है बेचना मैंने कहाँ पर है। 2 ऑप्शन आती हैं, मतलब बजट कम है मेरे पास, या तो मैं दराज या टेलीमार्ट में जाके बेचूं, या फिर अपने ही स्टोर खड़ा करूं। तो इसके ऊपर क्या प्रॉज एंड कॉन्स फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से? देखें, मेरी अगर किसी ने वो जुनैद विक्रम वाली पॉडकास्ट देखी हो तो वो मैंने उसमें बड़े क्लियर बताया था कि मेरी सबसे पहली बैंकरप्सी का रीज़न दराज था, ठीक है, और दराज ही मेरा रीज़न था मुझे बूम देने के लिए, ठीक है। तो उससे एक बात मुझे एटलीस्ट समझ में आ गई, और अब मैं लोगों में देखता हूँ ये चीज़ कि मार्केट प्लेस डिपेंडेंस, अगर आपने बिजनेस बना दिया ई कॉमर्स, तो आप ना अपनी मर्जी से स्केल कर पाएंगे, क्योंकि आपके अगर दराज पर 200 ऑर्डर्स आ रहे हैं, मुझे बताएं 1000 ऑर्डर्स करने कैसे करेंगे? नहीं कर पाऊंगा मैं। एग्जैक्टली, तो उनका एक अपना मामला है, वो उनको सारी चीज़ देखनी है, वो आपके लिए नहीं बैठा खाली, वो आप 200 से 300 शायद लेके चले आएंगे, लेकिन वो 3x करना हो या कुछ करना हो तो आप नहीं कर सकते। बहुत सारे ब्लॉगर्स आ जाएंगे आप,
फिर आप व्हाट इफ दराज आपका अकाउंट बंद कर दे, व्हाट इफ वो पेमेंट के अंदर डिले कर दे, तो व्हाट इफ वो कस्टमर आपको उस तरह ला के ना दे रहा, आपके कंप्यूटर खुद देने शुरू कर दे, तो बहुत सारी ना आपकी कंट्रोल नहीं है। इसका काउंटर आर्गुमेंट ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल मेक सेंस कि अपने आप को जो है ना, अपने किसी भी डिपेंडेंट आप में नहीं होना, अपना बिजनेस खुद चलाओ। लेट्स से दराज की पॉलिसी एल्गोरिथम चेंज होता है, फिर आप क्या सफ़र करोगे, ठीक है। काउंटर आर्गुमेंट ये है कि अभी मैं नया हूँ, मुझे लोग जानते नहीं है, मैंने इन्फ्लुएंसर भी ऑन बोर्ड कर लिए, ठीक है, उसके बाद भी मैं दराज से बेचूंगा तो एक ब्रांड बिक रहा है, दराज पे चीज़ें लोग ले लेंगे, और मेरा ये कि मुझे टाइम लगेगा मार्केट कैप्चर करते हुए। मैं समझता हूँ अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो ये टू अर्ली है जज करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो कोई मार्केट ही नहीं डेवलप हुई अभी। पाकिस्तान के आपको लगता है मार्केट मैच्योर हो गया? पाकिस्तान की कोई मैच्योर नहीं है। मतलब आप अगर इंटरनेट पेनिट्रेशन, फिर उसके आपकी 40% इंटरनेट पेनिट्रेशन है अभी, 40% में से कितने नंबर ऑफ जो परसेंटेज है जो आपसे ऑनलाइन शॉपिंग करता है और रेगुलर करता है? ट्राई तो कर रहे हैं सारे, लेकिन रेगुलर कौन कर रहा है? ठीक है, मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मुझे एक स्नीकर का ब्रांड बताएं पाकिस्तानी, आपका नाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ी मार्केट है। मतलब आप इंडिया जाएंगे तो आपको शायद 10 नाम आ जाएंगे कि यार ये भी है, ये भी है। मेड इन इंडिया, पाकिस्तान के अंदर नाइकी नहीं बिक रहा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मेड इन पाकिस्तान नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे हैं ब्रांड है जो मेड इन पाकिस्तान नहीं मिलेंगे आपको। तो रूम बहुत बड़ा है, और रूम के जो उससे पहले चीज़ है कि हमारा मार्केट का साइज जो है ना बहुत बड़ा नंबर है। हम और ये डे बाय डे ग्रो कर रहा है, इंटरनेट पेनिट्रेशन ग्रो कर रही है हमारे मुल्क के अंदर। और कोविड के बाद से तो एकदम से बूम मिला है, तो लोगों की लाइफ तेज भी हुई है कोविड के बाद, क्योंकि लोगों ने रिकवरी की है, तो लोगों ने काम बहुत सारा करना शुरू कर दिया। लोग जो यंग जनरेशन है उनके पास थोड़ा सा पैसा आना शुरू हो गया। लोग माने नहीं माने, लेकिन आता है उनके पास पैसा, वो उनके बहुत तरीके आगे काम करने के। पहले आपको शायद एक नौकरी से निकाल दिया तो आप शायद 3 महीने वेले बैठे होते थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो सिचुएशन है। अगर आप स्किल पे कैपेबल बंदे हैं तो अपॉर्चुनिटी जब बहुत सारी खुलती है ना, तो लोग स्पेंडिंग पावर खुल जाती है। ठीक है, आप इसके एग्जांपल लेंगे, मैंने बहुत सारे मेरे जैसे जो एज के लड़के लड़कियां, मैंने उनके अंदर एक चीज बड़ी कॉमन नोट की है कि अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूं ना, तो मैं शायद उतना नहीं सोचूंगा जितना मेरे अब्बा सोचेंगे, ठीक है। वो बोलेंगे नहीं ये कि अभी तो जरूरत नहीं है इसकी, और हम बोलेंगे यार खैर है ले लेते हैं, है ना। तो हमारी स्पेंडिंग पावर बढ़ी है, ठीक है। और इसी तरीके से जब स्पेंडिंग पावर बढ़ती है तो हम, क्योंकि इम्पल्सिव डिसीजन लेने वाले हैं जो यंग जनरेशन है, तो ऑनलाइन शॉपिंग है ही इम्पल्सिव डिसीजन का नाम, तो आप बेच सकते हैं। तो पाकिस्तान की मार्केट बड़ी इमेच्योर मार्केट है अभी, और यहाँ पर बहुत रूम है। तो अभी ये कहते हैं ना कि इस मार्केट के अंदर अभी मेरा नाम नहीं है, तो दराज पे भी नहीं बनेगा कभी जिंदगी में नाम। लेकिन स्टार्ट ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है कि मैं दराज से स्टार्ट करूं, उसके बाद अपना भी खड़ा कर लूं चैनल प्लेटफॉर्म। ये उल्टा है। अच्छा, ऐसे अगर आप इसको जनरली बात करेंगे तो इट मेक सेंस, ठीक है, लेकिन आप जब एक्सपीरियंस से बात करेंगे तो इट डजंट मेक एनी सेंस। क्योंकि दराज के अंदर ना, आप जब दराज करेंगे तो आपको दराज पे फुल टाइम काम करना पड़ेगा, वरना दराज पे ग्रो नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मैं कह रहा हूँ कि अगर यार स्टार्ट ही करना है, एक्सपेरिमेंट ही करना है, व्हाई नॉट कि आप अपनी शॉपिफाई के ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर, जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो उस पर स्टोर बनाओ, मार्केटिंग करो। नहीं आती सीखो, अगर सीखने का टाइम नहीं किसी को हायर कर लो। यही तीन ऑप्शन है। तो या को फाउंडर लेकर आ जाओ, तो अपना स्टोर बनाओ, इन पैरेलल दराज पे काम कर लो, स्टार्ट इन पैरेलल करो, ठीक है। पैसे तो नहीं लगने दराज पे मार्केटिंग के, तो अगर ऑर्डर आएगा तो मैं वहां पे भी डिस्पैच कर दूंगा, लेकिन कोर फोकस आपका यहाँ पर होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी क्यों मैं कह रहा हूँ। आप थोड़ी देर के लिए अमेरिका चले जाओ, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर मैं बोलूँ यार मेरे पास 1 करोड़ रुपए का बजट है, फॉर एग्जाम्पल, ये भी बड़ा नंबर है, लेकिन फिर भी 1 करोड़ रुपए का बजट है। मुझे प्राइवेट लेवल ब्रांड स्टार्ट करना है पाकिस्तान के अंदर, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। मैं आपको अभी बैठे बैठे 2-3 ऑप्शन दे सकता हूँ, ठीक है। मुझे यही 1 करोड़ रुपए दें और बोले अमेरिका में लॉन्च करो, नामुमकिन है कि मैं लॉन्च कर पाऊँ, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। प्राइवेट लेवल ब्रांड, रीजन क्या है कि पहले लोग वहां पे ऑनलाइन शॉपिंग पहले कर रहे हैं। रीजन ये कि अमेजोन डोमिनेट करता है, ठीक है, वहां पर। यहाँ दराज डोमिनेट नहीं करता, यहाँ लोग दराज को गालियां देते हैं, वहाँ अमेजोन को लोग प्रेफर करते हैं कि यार मैं कंफर्टेबल हूँ अमेजोन से बाय करने में, राइट, ठीक है। दराज ने अपॉर्चुनिटीज की हैं, और असल में गलती दराज की नहीं है। दराज जाहिर बात है जब बिजनेस के अंदर मार्केट, अनएजुकेटेड मार्केट के अंदर वो आए हैं, उन्होंने मार्केट खुद बनाई है, और बना के वो अब उसको करेक्ट कर रहे हैं। बहुत बेहतर हो गई दराज, अगर आप देखें दराज को 2-3 साल पहले से लेके अब बहुत बेहतर है दराज, ठीक है। लेकिन अभी भी वो उस अमेजोन के लेवल पे नहीं है कि अमेजोन बोलिए कि यार लोग बोल रहे हैं कि मैंने खरीदना ही सिर्फ अमेजोन से। जब वो सिचुएशन आ जाएगी, और आ सकती है, दराज उस पोजीशन में पहुंच सकती है
जिस तरीके से ये अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब वो पहुंच जाएगी ना, फिर आप प्राइवेट लेवल ब्रांड नहीं बना पाएंगे आप। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूं, एक वो लाइटर है जिप्पो लाइटर, उसकी आज भी मैंने केस स्टडी पढ़ रहा था कहीं पे, उसकी आज भी 41% ऑफ द सेल्स कम फ्रॉम द शॉपिफाई स्टोर। ठीक है, अमेजोन से कम आती है, अमेजोन से खाली 20-30% है, और फिर उसके रिटेल चैनल से कुछ आती है, फिर बाकी जगहों से कुछ आती है। रिटेल का चंग काफ़ी बड़ा था, लेकिन अगर ऑनलाइन पे देखो तो सबसे बड़ा चंग उसका अपना शॉपिफाई का स्टोर था, ये क्योंकि उसने स्टार्ट किया था बहुत पहले। अब आप अगर आज के दौर के अंदर जिप्पो लाइटर लॉन्च करेंगे ना, तो आपको $10 मिलियन भी कम पड़ जाएंगे वहाँ पर। ब्रांड लॉयल्टी की बात कर रहे हैं, अभी मार्केट ने डेवलप नहीं हुई, अगर अभी स्टार्ट करूंगा 5-10 साल के बाद मैं एक अमेजोन या फिर मेरा एक बड़ा नाम होगा मार्केट के अंदर, कुछ स्टार्ट करता हूँ, तो ये चीज़ आप कह रहे हैं, राइट। उस वक्त अगर आपका आज एक ब्रांड करोड़ रुपए में स्टार्ट होता है ना, तो आज से 5 साल के बाद आपके 1 करोड़ रुपए में पाकिस्तान के अंदर ब्रांड स्टार्ट नहीं हो सकता। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी ऑब्जर्व की है, अगर मैं अपनी बात भी कर लूँ ना, तो मैं भी अगर कुछ परचेज करूँ ना ऑनलाइन, मैं छोटी मोटी चीज़ें तो मंगवा लूँगा 1500, 2000, 3000 के, लेकिन बड़ी चीज़ें हैं ना, फ्रिज है, टीवी, एसी, यार मैं 10 बार सोचता हूँ यार दराज से मंगाऊँ कि ना मंगाऊँ, क्योंकि आपका ट्रस्ट डेवलप हो रहा है ना। नहीं, मैं सोचता हूँ अभी मंगाऊँ कि ना मंगाऊँ। तो इसकी क्या रीज़न है कि किस तरह से ये मार्केट कंड्यूसिव हो सकती है? हमें क्या कहते हैं, दराज के एंड पे कुछ करने की जरूरत है, कस्टमर को ज़्यादा अवेयर होना है, किस तरह से इसको लेके चल सकते हैं? मैं ये बता, मैंने पूरी बात का क्रक्स ये है कि मार्केट ही इमेच्योर है, वो डर रही है कि मेरे पास सामान आएगा तो पता नहीं कैसे डिलीवर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप डिसीजन बनाएंगे तो दराज से लेंगे हफ्ते पहले। हम उससे ज़्यादा मैं दराज पे जाऊँगा, ये मुझे पता है कि मैं भागेंगे नहीं मार्केट से। एग्जैक्टली, तो ट्रस्ट बिल्ड किया दराज ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन लोग तो पहले 2000 का जूता भी नहीं लेते थे ना, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अब लोग अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू दराज का ऊपर से ऊपर ही गया होगा, नीचे नहीं गया होगा। अब लोग 5000 रुपए की शॉपिंग ऐसे ही कर लेते हैं, यार 5000 तो आएगा, मैं पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो ये नंबर बड़ा होता है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर कैसे बनाया जाए? दराज तो कर रही है, दराज एक बड़ा जाइंट है, वो कर सकता है, लेकिन मैं अपना एक चैनल बना रहा हूँ, वो उस पर मैं कैसे कर सकता हूँ? कस्टमर एक्सपीरियंस क्या प्रैक्टिस मुझे करनी चाहिए इनकलकेट? अगेन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, पहले तो आप ट्रस्ट डेवलप करोगे, डिमांड जनरेट करोगे। अगर प्रोडक्ट की डिमांड भी कर ली, मेरा मार्केटिंग भी हो रहा है, ऑर्डर भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद मैं सस्टेन नहीं कर पा रहा, वो उसकी सबसे बड़ी वजह होगी आपकी कस्टमर सपोर्ट, सबसे बड़ी। यानी आपकी ऑर्डर कंफर्मेशन से लेके हम ये समझते हैं, हमने अब एक ऑर्डर कस्टमर को कंफर्म किया, उसने कंफर्म कर दिया, बल्ले बल्ले हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा, उसने पैकेट रिसीव कर लिया, हमने प्रॉफिट बना लिया, अल्लाह खैर से अल्लाह भाई। उसके बाद आप जो है पोस्ट जो एक्सपीरियंस है उसका ज़रा टच बेस तो करो। मैंने एक एक्टिविटी की खुद की, ठीक है, हालांकि मेरे पास है टीम है जो कस्टमर सपोर्ट की है, तो मैंने बोला यार आज जो है वो एक बंदा ने छुट्टी गई, तो मैंने कहा यार मैं खुद बैठता हूँ, कॉल्स करता हूँ। तो मैंने रैंडमली अपने कस्टमर से मैंने एक ऐप डाउनलोड करी, उसके अंदर मैंने कोई 100 नंबर्स डाले, उसमें कोई रैंडमली 10 सेलेक्ट करती, मैंने उनको कॉल करी, मैंने कहा आप ये बात कर रहे हैं? जी मैं बात कर रहा हूँ, आपने मुझसे ऑर्डर प्लेस किया था, आप मुझे फीडबैक बताएं। और वो 6 महीने पुराना ऑर्डर था, उसको इतना अच्छा लगा, कस्टमर कह रहा है यार इतनी अमेजिंग बात है ये कि एक फाउंडर मुझे खुद कॉल कर रहा है और ये कह रहा है कि यार आपका प्रोडक्ट कैसा लगा। उसको तो नहीं पता ना मैं एक छोटी कंपनी हूँ, मैं बड़ी कंपनी हूँ, उसके लिए तो फाउंडर ने, उसको ओनर ने डायरेक्ट कॉल करी है कि आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हैं, आपने एक दफ़ा ऑर्डर प्लेस किया, आपने दोबारा ऑर्डर प्लेस नहीं किया आज तक हमारे पास, तो वो एक मसला, तो आप बताएं, हम आपको कंपनसेट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। उसको इतना अच्छा लगा कि यार पाकिस्तान के अंदर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये क्या चीज़ हो जाए। तो ये सारी जब चीज़ें करेंगे ना, तो वर्ड ऑफ माउथ इतना, और ये कंसिस्टेंसी के साथ होगा, ये नहीं कि एक दिन किया तो बस मैंने एक अपना जिम्मेदारी पूरी कर ली। ये कस्टमर सपोर्ट की आपकी टीम के साथ मार्केटिंग और कस्टमर सपोर्ट आपस में साथ बैठने चाहिए, और कस्टमर सपोर्ट कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो कस्टमर से एंगेज रहे आफ्टर परचेज करने के बावजूद। वो 3 महीने के बाद एक लिस्ट बनाएं, उनको टैप करेंगे, आपने भाई दोबारा ऑर्डर प्लेस नहीं किया, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं, हम आइडेंटिफाई करें, कोई फीडबैक है तो बताएं। गालियां सुनने के लिए तैयार हैं, ठीक है, क्योंकि फीडबैक आएगा, लोग पर गुस्सा भी करेंगे, कुछ लोग तारीफ भी करेंगे, तो उसके लिए तैयार रहें और उसको उसी तरीके से एड्रेस। अल्टीमेटली आप अपना कस्टमर बिहेवियर अच्छी तरह समझ रहे हो, वहाँ पे कस्टमर पैटर्न, बिहेवियर, उसने किया था ऑर्डर, क्या फैक्टर थे, अब नहीं कर रहा तो क्या चैलेंज है, वो डाटा लेके आपकी सपोर्ट टीम आएगी, दोबारा मार्केटिंग बेहतर हो पाएगी आपकी। एग्जैक्टली, और मार्केटिंग को बताएगी कि भाई कस्टमर के पेन पॉइंट ये हैं, ठीक है। इसने, अब कोई बंदा कह रहा है हाँ आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा था, उसने कहा सर आपको, और या कुछ भी सवाल कर सकता है, तो ये आपके मतलब शुरू से प्रॉब्लम थी या पहले से थी, वो समझने की कोशिश कर रहा है कस्टमर, वो निकाल के मार्केटिंग को दे रहा है पॉइंट्स। ये लो बायर प्रोफाइल तुम्हारी और से और स्ट्रांग होती जा रही है, ये लो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी आप इस तरह बेहतर कर सकते हो। अब आप जो अगला ऐड बनाने जा रहे हो वो उसी कस्टमर की कॉल को उठा के बना सकते हो। तो जब मार्केटिंग और कस्टमर सपोर्ट टीम साथ बैठेगी ना, तो ओवरऑल कस्टमर का बिहेवियर
समझने में आसानी भी होगी और आगे के लोगों को समझाने में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अब लोग मुझसे बहुत रिलेट करते होंगे ना। ठीक है, मेरी कुछ लोगों ने पॉडकास्ट देखी, उन्होंने यार इस बंदे के साथ तो हम रिलेट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बेकार, छोड़ो उसको, कौन ये क्या बकवास कर रहा है अपने मुंह की था। ठीक है, तो जिन्होंने मेरे साथ रिलेट किया, तो इसी तरीके से जो प्रोडक्ट की उसने मुझे बताई और जो उसने प्रोडक्ट्स का काम किया, तो ऐसे 10,000 कस्टमर्स और होंगे जिनको मैं बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करके एक्वायर कर सकता हूँ। और कस्टमर सपोर्ट और उसको एक पोस्ट आफ्टर परचेज एक्सपीरियंस जो है उसको बेहतर करके उसको रिटेन कर सकता हूँ, अच्छी पैकेजिंग बेच के, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी करके। यहाँ तो प्रोडक्ट रिटर्न करवाना हो तो उसमें भी 1000 मसले आ जाते हैं, कोई बंदा ऑर्डर करते हैं उसमें हर बार आई थिंक वो ई कॉमर्स स्टोर वाले का मसला नहीं है, उसमें मेजर हमारा एक ई कॉमर्स के अंदर सबसे बड़ा, मैं तो समझता हूँ कि जो हम एज अ बिजनेस ओनर, जो ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स है ना, वो जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो ना मार्केटिंग है, ना प्रोडक्ट हंटिंग है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक चीज़ है, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, ये इतना बड़ा जो है ना बॉटलनेक है ग्रोथ के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, कि आपको हर बार स्केल करने के लिए कैपिटल डालना पड़ रहा होता है। हालांकि आप प्रॉफिट बना रहे होगे, सब कुछ कर रहे होगे, वही पीएनएल के अंदर आप नंबर आपके इंक्रीज हो रहे हैं, बट आपके इन हैंड पैसे नहीं, क्योंकि वो कैश ऑन डिलीवरी की वजह से मेरे पैसे फंसे हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला है। दूसरा बड़ा मसला है लॉजिस्टिक्स। जो लॉजिस्टिक्स वाले हैं, सबसे बड़ी गलतियां वहाँ पर हैं। अच्छा, गलतियां कुछ कंपनीज की भी हैं, लेकिन कुछ उन लोगों की भी हैं, क्योंकि अब बड़ी अजीब सी शेमफुल सी बात है कि हम जो है हमारे नेशन के अंदर कुछ है मसले कि हम जो ना अनएथिकल काम को करने में ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वो राइडर आएगा, बोलेगा मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने डिलीवरी नहीं किया। तो अब जाके कुछ कंपनीज हैं, जैसे ट्रैक्स कंपनी है, ट्रैक्स जो है वो जो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर रही है, राइडर कंपनी वो जो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर रही है कि किसी तरीके से राइडर झूठ ना बोले, उस कुछ SOPs बना दी उन्होंने, तो चीजें बेहतर रियल टाइम में मैप हो रहा है कि राइडर गया है कि वहां तक नहीं, और तस्वीर भी खींच के डाल रहा है, वो सारी चीजें कर रहा है। तो तस्वीर खींच के डाल रहा है तो उसकी IP फैच हो रही है कि वहीं पे खड़ा हुआ था, नहीं खड़ा हुआ था, तो उसको क्रॉस चेक कर किया जा सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो रही हैं। स्टिल SOP बनी है। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैंने पिछले दिन कुछ ऑर्डर किया हुआ था, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी पे किया हुआ था। अब ये था कि मैं दफ्तर गया हुआ था, मैंने अम्मी को पैसे दे दिए थे, अम्मी ये राइडर आएगा, आपने ना ये कर देना, ठीक है। अब होता क्या है कि आपके मोबाइल मैसेज आता है कि आपका ऑर्डर वहाँ से निकल गया, यहाँ तक पहुँचा है, आप ट्रैकिंग नंबर होता है, जाके चेक करो। टू माई सरप्राइज 2 दिन कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ईमेल आ गया कि आपका बस हमने ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, ठीक है। 2 दिन कोई कंफर्मेशन, कोई कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन जाके मैं चेक करता हूँ, एक ही तो इकट्ठे आता है, आपका ऑर्डर वेयर हाउस से पकड़ भी लिया गया है, आपका सखर से रवाना कराची इस्लामाबाद हो भी गया हुआ है, यहाँ से राइडर ने पकड़ भी लिया। यार वो जो टाइम है, रियल टाइम पे अपडेट नहीं कर रहे होते। SOP इन प्लेस है लेकिन वो है नहीं। उस टाइम अम्मा के पास पैसे थे नहीं और वो ऑर्डर मेरा वापस गया। उसके बाद दोबारा मैंने ऑर्डर प्लेस किया। अब मैंने दोबारा वो ऑर्डर मंगवा लिया जाके, ठीक है। अब सेम ऑर्डर मुझे 2 दफ़ा मुझे वहाँ पे मिले। मैंने कहा भाई ये दोबारा मैंने प्लेस किया, तो ये ऑर्डर मैंने वापस करा दिया और ये वाला ये मैंने रखना है। 2 ऑर्डर इकट्ठे आ रहे हैं, तो समहाउ रियल टाइम पे वो चीज़ SOP है, हाँ, लेकिन फॉलो नहीं हो रही, अभी फॉलो नहीं हो रही है वो। ऐसा आई थिंक देखे ना, सारी मेरी बात आप वो क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रूफ हो रही है सारी बातें कि मार्केट इमेच्योर है। तो मार्केट अभी मेच्योर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और ये वक्त के साथ ही होती है। एकदम से कोई मार्केट ना, अमेरिका थी कभी इतनी मेच्योर मार्केट, अगर मैं भी सिर्फ स्पेसिफिकली ई-कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ना कभी इंडिया थी, ना कभी पाकिस्तान बन सकती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर होगी मार्केट के। सबसे बड़ी जो इस वक्त खासियत है पाकिस्तान की, जो पॉजिटिव साइड है पाकिस्तान की, मार्केट का नंबर, और नंबर से भी ज्यादा नंबर परसेंटेज ऑफ यूथ। अरे इस पर थोड़ा सा मैं कॉन्फ्लिक्ट करता होता हूँ। मतलब जितने मेरे स्टार्टअप है ना, उठा के देख लो, ऑन पेपर सब कुछ ठीक है। पाकिस्तान में 224 मिलियन आबादी आपकी, 70% आपका यूथ है, 70% आपका तकरीबन 150 मिलियन बन जाता है, आपका 150 मिलियन बन जाता है। उस पर जाके अगर वो इतना 10% परचेज करता है, आपका बिजनेस वाइबल हो जाता है। लेकिन हो नहीं रहा ना अल्टीमेटली। नंबर पॉजिटिव है, पोटेंशियल है, सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली हमारे स्टार्टअप फेल हो रहे हैं या फिर वो उससे डिलीवर नहीं कर पा रहे। वो मुझे समझ नहीं आता वो क्या है, होना है, कब होना नहीं पता, लेकिन कैसे होना ये भी नहीं पता मुझे। मैं आपको बड़े इसको आराम से बता सकता हूँ क्या सीन है। ये मसला पेपर का नहीं है, ये मसला टीम बनाने का है, ठीक है। हमारे जो स्टाफ, मैंने एक दफ़ा एक पॉडकास्ट में और बात की थी, बल्कि मैं उस पर बड़े खुल के बात करता हूँ। मैंने स्टार्टअप्स में काम किया है और मैंने एक चीज़ नोट की है कि भाई एक कॉर्पोरेट का बंदा उठेगा, वो स्टार्टअप बना लेगा। उसको वो फाउंडर, वो कहते हैं वो बाय ब्लड फाउंडर कभी था ही नहीं। उसको इन्वेस्टमेंट रेज हो गई है, वो CEO बन गया है, वो स्टीव जॉब्स की तरह ब्लैक टी-शर्ट पहन के ऑफिस के अंदर आएगा और यो मैन बन के चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई रिपोर्टिंग के ऊपर बंदा नहीं है, ठीक है। बस वो अपने इन्वेस्टर को खुश करने के लिए कुछ भी करेगा,
ठीक है। जब इन्वेस्टर को खुश करने के लिए वो कुछ भी करेगा तो उसको नीचे की हायरार्की की कोई परवाह नहीं होनी। तो कल्चर क्या होता है, टीम को ओनरशिप कैसे दी जाती है, अकाउंटेबिलिटी कैसे ली जाती है, ये वो डिलीवर उसको करना दो। यानी अगर आपने एक ऑपरेशंस का बंदा हायर किया है एक हेड लेवल के ऊपर, तो आपने हायर इसलिए किया क्योंकि यह काम आपको नहीं आता या आप नहीं कर सकते, तो उसको करने दो ये काम, उसको अलाउ करो, उसको ज़रा रूम दो, उसको ओनरशिप के साथ काम करने दो। अकाउंटेबिलिटी एंड में लेना उससे, पहले अकाउंटेबिलिटी ली जाती है और ओनरशिप उनको देनी नहीं है। तो सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है ये है, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़ कि देखें, अभी मैं आपको सेंस एंड स्टोरीज, बूटस्ट्रैप्ड जो है वो कंपनी है, और आप जाके देखें उन्होंने माशाल्लाह कितना एक्सपेंड कर लिया। मैं उनका मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ, मुझे उनके नंबर्स पता है और मैं उनको देख रहा हूँ कि वो एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी हम दुबई चले गए लेके, बूटस्ट्रैप कंपनी है, उन्होंने कभी जिंदगी में फंड रेज नहीं किया, ठीक है। तो एक बूटस्ट्रैप कंपनी इतना बड़ा नंबर कर रही है, अगर आपको मैं नंबर बताता हूँ आपको आपने हैरान हो जाना। एक परफ्यूम ब्रांड, जबकि इन पैरेलल आप फेसबुक खोलें तो आपको बेतहाशा और परफ्यूम्स के ब्रांड मिलेंगे और सेम, यानी वो भी इंप्रेशन ही बना रहे हैं, लेकिन स्टिल सेंस एंड स्टोरीज ग्रो कर रही है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? टीम, ओनरशिप। मतलब मैंने कभी फील नहीं किया कि मतलब मैं कोई मीटिंग में बैठूं, मैं साथ भाई से बोलूंगा यार साथ भाई लेट्स स्पेंड 3 मिलियन ऑन कंटेंट, साथ भाई कहते हैं ओके गो अहेड, ठीक है। मुझे परफॉर्म नहीं करता तो अगली दफा वो कहते हैं कि यार पहले परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन पहली टाइम वो झिझकते नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि यार जब तक हम फेल नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, मुझे उनके साथ काम करने में मजा इसलिए आ रहा है, ठीक है। वो रूम दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये है कि जब कोई चीज़ वर्क अराउंड नहीं करती तो अगली दफ़ा कन्विंस करना ही मुश्किल है। तो ये फाउंडर की खूबी होनी चाहिए कि अगली दफ़ा नहीं मिलेगा, पहली दफ़ा ठीक है, और पैसे होने ज़रूरी भी है। आपके मुताबिक टीम या रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं है फाउंडर के पास, तब जाके वो फेल कर रहे हैं। उसके अंदर वो बाय ब्लड फाउंडर ही नहीं है, ठीक है। यार मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एंटरप्रेन्योर है ना, ये जो वर्ड है, ये बड़ा सेक्सी वर्ड है, कूल सा बस सा वर्ड, बहुत सेक्सी वर्ड है, और ये हर बंदा अपने नाम के साथ लगाना चाहता है। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, एंटरप्रेन्योर की जो जिंदगी है ना, वो बड़ी तन्हा है और बड़ी मुश्किल है, ठीक है। और ये कंटिन्यू है, मतलब मैं आपको बताऊं, ये ऐसा नहीं है कि 1 महीने ठीक होगी तो बस 1 महीने खराब होगी तो उसके बाद जिंदगी आसान है। ये आज कुछ है और कल एकदम से चीजें खराब हो जाएंगी, और फिर आपको पता लगेगा जो आप जिस डिपार्टमेंट को आपने जी जान से बनाया है, मतलब उसमें लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट किए, उनके साथ मोहब्बतें की हैं, मतलब उनको कोई परेशानी नहीं आने दे रहा। वो आपका बंदा कह रहा हो सामने भाई मुझे स्क्रीन ये समझ में आओ, ठीक है लगा दो कि ये डिपार्टमेंट बड़ा बड़ा फेवरेट डिपार्टमेंट है मेरा। आउट ऑफ नोवेयर पूरा डिपार्टमेंट रिजाइन कर देगा आपका। आप बोलोगे 1.5 साल मैंने इस डिपार्टमेंट के ऊपर मेहनत करी और मुझे रिजाइन कर एक साथ, ठीक है। तो इस तरह के 1000 फैक्टर्स हैं जो आपकी जिंदगी में आपको पता नहीं होता कि क्या होना है। तो मैं जब सोने लेटता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अगले दिन क्या भंडा आ सकता है और मैं वर्स्ट केस सोचता हूँ कि इससे बुरा नहीं हो सकता, और जब अगले दिन आता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि उससे कोई बहुत ऊपर का कोई भंडा जो है ना सामने खड़ा हुआ होता है। तो जो एंटरप्रेन्योर वाला मामला है ना, ये सिर्फ फंड रेस करना नहीं है, टीम भी बनानी है आपको। और हर बंदा कहता है यार मेरा एम है 100 लोगों की कंपनी, ये मेरा पूरा हॉल भरा हुआ लोगों से, और मैं कंपनी एंट्री मार रहा हूँ, सूट पहन के एंट्री मार रहा हूँ, लोग सीट से देख रहा हूँ, हमारे सीईओ साहब आ रहे हो। जब कंपनी आपकी 50, मैं आपको बताता हूँ, मेरी जब कंपनी के अंदर लोग 50 लोग हुए ना, पहले तो बड़ा प्राउड फील हुआ गया यार, नाउ वी आर 50+ पीपल। जब पेरोल मेरे सामने आता है ना 50 लोगों का, तो उसको साइन करते हुए कभी हाथ भी कांप जाता है, कभी बैड टाइम फाइनेंशियल क्रंच आ जाते हैं बिजनेस के अंदर, और वो आपको टैकल अराउंड करना है क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर तो इजी गेम है। मैं इस कंपनी से नौकरी करता हुआ आया, मुझे फंड रेज में लगा, मैंने रिजाइन कर दिया, अब मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मेरे फंड खत्म हो जाएंगे, ठीक है, मुझे कोई और नौकरी मिल जाएगी। स्टार्टअप खत्म हो गया, स्टार्टअप वहीं पे रह गया। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत इतनी ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहुत सारे फाउंडर्स को जानता हूँ जो स्टार्टअप करते हुए नौकरी तलाश कर रहे हैं इस वक्त। ये आपको कितनी अजीब बात लग रही है? मतलब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या होगा अगर बड़े और हैवी इन्वेस्टमेंट रेज की है। अच्छा जी, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट मिलती है जहाँ पे सीड कैपिटल, वो क्वेश्चन रेज नहीं करते उनके ऊपर कि यार उनको पता नहीं है ना, वो तो देखें, वो तो गोरे हैं। जो बड़ा फंड आप पाकिस्तान की वीसीज के अंदर इतनी ताकत नहीं है 10-10 मिलियन डॉलर दें, ठीक है, ये सारा पैसा बाहर से आ रहा है, ठीक है। तो जब बाहर से पैसा आता है वो कितनी अकाउंटेबिलिटी कर लेंगे आपके ऊपर, ठीक है, वो पीछे क्या चल रहा है आपको तो नहीं पता ना, ठीक है। तो वो अच्छा, अगला मेरा क्वेश्चन है, एक कंपनी के नाम लेने जा रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट जो मैं नाम लेने जा रहा हूँ, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव या मार्केट की क्यूरियोसिटी है, ठीक है। फूड पैंडा मैं देखता हूँ, मतलब मेरे सामने पहले कुछ भी नहीं था,
लोग ऑर्डर नहीं करते थे, फिर टाइम है लोग ऑर्डर करने लग गए, ठीक है। मेरा अपना एनालिसिस या मेरी अपनी परसेप्शन ये है कि वो मार्केटिंग में पैसा लगाए जा रहा है, उसको एक मसल्स मिला हुआ है, ठीक है, पैसा मिल रहा है, वो कर रहा है, उसके बाद जाके वो आप ऑपरेशनल है, ठीक है। वो अगर पैसा ले लिया जाए ना, मेरे मुताबिक ऐसा मुझे लगता है वो चल नहीं पाएगा, ऑब्वियसली 100%। तो इस तरह के केसेस जो बिजनेस चल रहे हैं, हालांकि टीवी पे एडवर्टाइज करना बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, कोई स्टार्टअप जाके टीवी पे एडवर्टाइज नहीं कर सकता, जो कमर्शियल आपका है ना इतना एक्सपेंसिव होता है ना प्राइम टाइम के ऊपर। आपका PSL हो रहा है, वहाँ पे जाके फूड पैंडा कर रहा है, हर जगह पे जाके कर रहा है, लेकिन तो वो क्या एक है कि उसके उनके माइंड में है कि यार कब जाके मेरा ग्रो करने लग जाएगा। आपका से मैं कह रहा हूँ कि एनालिसिस मतलब अच्छा देखें, कुछ बिजनेस होते हैं जो कि बूटस्ट्रैप्ड होते हैं, वो तो ये काम कर ही नहीं सकते, वो आहिस्ता आहिस्ता ही ग्रो करते हैं, ठीक है, तो वो तो चैप्टर से हटेगा। फिर दूसरे जो होते हैं उनको हम स्टार्टअप्स बोलते हैं, ठीक है। अब उस स्टार्टअप्स के अंदर वो स्पेशली जो मार्केट प्लेसेस हैं, भाई आप मुझे बताएं ना कि अमेजोन अब कुछ सालों पहले जाके प्रॉफिटेबल हुआ, ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी अमेजोन, उसके बाद वो जाके प्रॉफिटेबल हो रहा है। तो आप ये फूड पांडा, और ये स्टार्टअप्स नहीं है, स्टार्टअप तो क्रेव मार्ट हुआ, एयरलिफ्ट था, फूड पांडा स्टार्टअप नहीं, फूड पांडा के पीछे बहुत बड़ी कंपनी पे बैक कर रही है उसको, वो MNC में आती है फूड पांडा। तो इनके पास पैसा है और ये प्रॉफिटेबल होने अभी नहीं आए, ठीक है। इनका जो प्लान है ना वो 3 महीने का नहीं है, इनका प्लान डेकेड्स का है। इनका सबसे बड़ा फोकस जो है ना वो ये होता है कि मैं मार्केट शेयर कितना % एक्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। यानी अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना कि फूड पांडा, अब मैं आपको एक फूड पांडा छोड़ दें, वो बड़े इख्तलाफ हो जाएंगे। तो भाई दराज है, ठीक है। दराज के कंपेटिटर अभी कौन है? टेलीमार्ट और मैं शायद नाम भी नहीं पता मुझे, मेरे ख्याल से 2-3 होंगे, ठीक है। हाँ। लेकिन दराज बिगेस्ट है, अगर ऑर्डर करना है मेरे घर से तो लोग दराज पे जाएंगे। तो मुझे लगता है अहमद भाई अपनी कंपनी बेचेंगे, मैं उनको बड़ी से जानता हूँ, तो उनको एस्केलेट कर देते हैं, कहते हैं बिजनेस ए और बिजनेस बी, छोटी छोटी मार्केट प्लेसेस तो है ना, फिर भी जी दराज ग्रो, और ये दराज के पास 2 ऑप्शन है, या हम फंड डालें और हम इतने बड़े हो जाए कि हम उनको आउट ग्रो कर दें, यानी हम उसको बीट कर दें, ठीक है, या उन्हीं को एक्वायर कर लेते हैं। तो अलीबाबा ने क्या करा है, एक अलीबाबा का ऑप्शन था कि हम आके दराज को बीट करें, हाँ। तो यार हम आएंगे, दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर डालेंगे, टीम हायर करेंगे, ये दराज खड़ी हुई है, ठीक है, 10 गुना पैसे आ लगेंगे ना, ये ले लो, ठीक है, 10 गुना पैसे आ लगेंगे, लेकिन हमारा जो टाइम से वो कितना होगा, ऑपरेशनल बिजनेस मिल गया आपको। तो इन फ्यूचर इन योर पर्सपेक्टिव जो फूड पैंडा जाके चीता या बाकी ऐप है वो जाके एक्वायर करेगा, उसका मॉडल ये, उसने मार्केट यस, ये बड़ी कंपनी है ना, देखिए आप अलीबाबा को एक्सपैंड करना है पाकिस्तान के अंदर, तो उसने दराज एक्वायर कर ली। अब दराज के बराबर में टक्कर में कोई दूसरा आ जाए, बिजनेस खड़ा हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसी को देखते हुए लोग एस्पायर करते हैं, यार बड़ा अच्छा मॉडल है बिजनेस मॉडल फूड पैंडा का, हम भी कुछ करते हैं ना, बिजनेस मॉडल वो बना के ना स्टार्टअप करते होते हैं। अब उनके पास इतना पैसा नहीं, वो तो फेल होना ही होना है, वो तो जाके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें करना चाहिए फ्रॉम? देखें वो तो गलत, मैं वो समझा, देखें ये जो करीम है, आपका फूड पांडा है, दराज है, अलीबाबा है, अमेजोन, ये सुपर ऐप्स बनने की कोशिश करते हैं। ये राइड हेलिंग कंपनी नहीं है करीम, ये सुपर ऐप बनने की कोशिश करते हैं ये लोग सारे, कि एक ऐप में आप सब कुछ कर लें, ठीक है। अब फूड पांडा ने कपड़े बेचने शुरू कर दिए, अब पैंडा मार्ट के अंदर, ठीक है ना। अब वो नाम क्या है, फूड पांडा, फूड बेचने शुरू होता है, वो कपड़े बेचने पे आ गए, ठीक है। तो ये सुपर ऐप, हर कंपनी इस वक्त सुपर ऐप बनने में लगी हुई है, और उनके पास बेतहाशा पीछे पैसा है, उन्होंने बनाया। तो ये सारी कंपनीज ना इस वक्त ये लगी हुई है कि हम कितनी ज्यादा मार्केट्स को एक्वायर कर सकते हैं, पैसा तो है हमारे पास, ठीक है, एक्सपर्टीज भी है, ठीक है। अब हमने सिर्फ एक्विजिशन करनी है, मार्केट को टेस्ट करना है। पाकिस्तान एक बड़ी मार्केट है, इंडिया एक बड़ी मार्केट है, तो सबकी नजरें इन दोनों मार्केट के ऊपर है, क्योंकि अमेरिका थोड़ी सी सैचुरेटेड होनी शुरू हो गई है, तो लोग ये सारे बिजनेसेस ये अलग कैटेगरी के हैं, ये पैसे सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि हम मैक्सिमम मार्केट शेयर कैसे इसका एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इनका अभी कोई ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता कि हम प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लेकर आएंगे। फूड पांडा अब जाके थोड़ा सा, मैंने उनके आर्टिकल देखे थे, उस पर थोड़ा प्रेशर था कि यार थोड़ा एबिटा लेवल पे आपने पॉजिटिविटी लेकर आनी, लेकिन वो अभी भी नहीं हुआ है, जो जितनी न्यूज़ मिली। आई डोंट नो कि वो अंदर के क्या कहानी है। तो अब जाके अब आप फूड पांडा की हिस्ट्री उठाएं, कितने सालों से कर रहे हैं, डिलीवरी हीरो कब से बनी हुई है, और अब जाके बोलिए कि प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आओ, ठीक है, क्योंकि उनको ये लगा होगा एट एनी आप अंदर पता लगा कि हम एक मैक्सिमम सेलिंग के ऊपर हिट हो गए, ठीक है। तो ये गेम है सुपर ऐप्स बनने का, हर डिपार्टमेंट सुपर ऐप्स, लंबी रेस से घोड़े हैं वो सारे, लंबी रेस से घोड़े हैं कि हम एक ऐप के ऊपर बहुत सारे काम, बहुत सारे लोग कैसे लेकर आ सकते हैं। गेम इज ऑल अबाउट डेटा,
कि जितना लोगों के पास डाटा आता रहेगा वो उतने ही मॉडल्स लॉन्च करते रहेंगे, उसी के अंदर ही अंदर। फेसबुक भी यही कर रहा है, गूगल भी यही लगा हुआ है, फूड पांडा भी यही लगी हुई है। तो इनके पास डाटा आ जाएगा, दे कैन डू एनीथिंग उस डाटा की वजह से। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा मूव करते हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ करते हैं। हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। लेट्स से कि मैंने अपने बिजनेस है, मैंने जाके करनी है डिजिटल मार्केटिंग ना, तो मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना है? प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट डिफरेंट बनाऊँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए, इन्फ्लुएंसर कोई एक चैनल उठाऊँ जिससे हो जाए, या फिर हर किसी का अलग? तो इस पर क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी? देखें, अगेन जब आप बायर पर्सोना बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार टैक्स हैवी लोग हैं, ठीक है, बिकेगा ही उनको ये प्रोडक्ट मेरा। तो आपका सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा हुआ? स्नैपचैट। ठीक है, आप बोलोगे यार मेरा प्रोडक्ट है यंग जनरेशन में बिकेगा, और जो बिल्कुल, और ये मैं नेगेटिव में नहीं बोल रहा, मैं आपको वाकई प्रोफाइल बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ वेले लोगों को बेचेंगे। आप यंग और जो एंटरटेनमेंट ही करना है उनको, बस उनको रील्स देखना पसंद है, आप कहाँ जाएंगे? इंस्टा वगैरह और टिकटॉक पे जाऊंगा। ठीक है, तो आपको वो बायर जो प्रोफाइल है ना, वो आपको सारे जवाब वही दे रही होगी। ठीक है कि मैंने कहाँ जाना है। हाँ, फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको वहां पर तो मार्केटिंग करनी ही करनी चाहिए, उसके रीजन है। देखिए, आप भी फेसबुक पे होंगे, मैं भी होऊंगा, और शायद जो छोटा मोटा जो काम करते हो, जो ब्लू कलर लोग होते हैं, वो भी फेसबुक पे अवेलेबल होंगे। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन शायद आप स्नैपचैट पे अवेलेबल हो, मैं ना हूँ। तो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो बड़े टारगेटेड ऑडियंस को लेके बैठे हुए हैं। स्नैपचैट की अपनी ऑडियंस है, टिकटॉक की अपनी ऑडियंस है, इंस्टाग्राम की अपनी ऑडियंस है। कहीं कहीं ये चीज़ लोग ओवरलैप हो रहे होंगे, लेकिन इनकी अपनी अपनी कस्टमर ऑडियंस है। ठीक है, और स्नैक वीडियो बिल्कुल ही अलग चला जाता है। फेसबुक एक ऐसी जगह है ये 99% लोग यहाँ पर मौजूद होने हैं। यहाँ बिजनेसमैन भी होगा, करोड़पति भी होगा, बिलियनर भी होगा, एक आम बंदा भी होगा, मजदूर भी होगा, गाँव का बंदा भी होगा, सारे लोग हैं। तो आपको यहाँ पर मार्केटिंग करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत कि आप स्नैपचैट पे जाएं, बनिस्बत आप टिकटॉक पे जाएं। यहाँ पे भी मार्केट करनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़ आती है बजट। अगेन, कि क्या आपका बजट इतना ज़्यादा दे रहा है कि आप 2 प्लेटफॉर्म को एक साथ टेस्ट कर लें? क्योंकि आप जाहिर बात है 5,000 रुपये फेसबुक पर लगाएंगे तो आप टिकटॉक पे भी तो आपको स्पेंडिंग करनी पड़ेगी ना करने के लिए। तो प्लेटफॉर्म को आइडेंटिफाई करें। आपको लगता है फेसबुक तो करनी चाहिए, आपको लगता है गूगल में थोड़ा सा, अगर आप बजट कम है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि गूगल के ऊपर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक और बाकी प्लेटफॉर्म। और गूगल थोड़ी ट्रिकी है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो फेसबुक के साथ कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढने जो आपकी बायर प्रोफाइल से मैच, जहाँ पे मेरे ऑडियंस मुझे मिल जाएगी। फेसबुक फॉर जेनेरिक, और साथ में जो मेरी नीश है जहाँ ऑडियंस बैठी है, लेट्स से मैं इंस्टाग्राम में टिकटॉक उठा के मैं कर देता हूँ। मैं कहता हूँ फेसबुक को सब कुछ बिक गया। फेसबुक सबसे आसान, ईजी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी हो सकती है आपकी ये प्लेटफॉर्म की। विदाउट नो ब्रेनर है फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करना। अच्छा, फेसबुक पे जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए। मैंने कुछ पिछले दिनों इवेंट इस्लामाबाद में करवाना था, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने जाके वो जो ऑप्शन देता है यार, मेरा इस्लामाबाद में इवेंट PWD के अंदर था, बैरिया टाउन के पास है, ठीक है, वहाँ इवेंट करवाना था मैंने। अब मैंने जाके, मेरा बजट शायद 10,000 रुपये का था। इवेंट मैं छोटा सा कराना था, मेरा टोटल इवेंट का बजट लाख था। मैंने 10,000 रुपये मैंने इस पर लगाए थे, क्योंकि मैंने नए मेंबर्स गेस्ट लेके आने थे ताकि अपने बता सकूँ, चीज़ बेच सकूँ। मेरा पॉइंट तो ये था, ठीक है। अब वहाँ पर एक डिफरेंट ऑप्शन आ रहे थे यार, आप इस एज को जाके सेलेक्ट करो, इस एरिया को जाके सेलेक्ट करो। यहाँ पे 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक कहते हैं यार इसको करो, ये तुम्हारी आसानी के लिए। कुछ कहते हैं इसको ओपन रख दो। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी? क्योंकि पैसे कम है, क्योंकि हर वो जो इंप्रेशन होता है ना, हर उस इंप्रेशन में पैसे आपके कट रहे होते हैं, कॉस्ट पर इंप्रेशन, CPM। इंटरेस्ट टारगेटिंग के अंदर मैं आपको मैं बड़ी पहले मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कह पाता था, लेकिन मैं अब कह पाऊंगा बड़े, क्योंकि मैं इसको मल्टीपल टाइम एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ उसके ऊपर टेस्टिंग। मैं आपको एक बात बड़े शॉर्ट कह सकता हूँ कि आप कोई भी इंटरेस्ट टारगेटिंग करें, ठीक है, और ब्रॉड पे कैंपेन चला दें, आपको अच्छे रिजल्ट ब्रॉड से मिलेंगे। लेकिन 90% चांसेस हैं, ठीक है, मेजॉरिटी की बात करेंगे हम, एक स्पेसिफिक हम इस केस को हम नहीं छेड़ सकते, ठीक है। और जो इंटरेस्ट आप लगाए, अगर आपने लगा भी दिए, तब भी वही कस्टमर्स को टारगेटिंग होगी जो ओपन में करी होगी। इसके पीछे एक सीधी लॉजिक है कि फेसबुक एल्गोरिथम्स, आपको लगता है कि आप जो एड सेट लेवल है टारगेटिंग वहां से हो रही है, जबकि टारगेटिंग वहां से होती ही नहीं है। फेसबुक मतलब जो हम आईडीज बनाते हैं उस डाटा से वो नहीं कर रहा होता, मतलब क्योंकि ये तो आपको लग रहा है, ये पुरानी बात है, 4 साल पहले की या बात फिर कस्टमर का बिहेवियर जो हम वहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वही हमारा बिहेवियर ले रहा है ना। वो बिहेवियर तो ले रहा है, लेकिन मैं आपको अब थोड़ा समझाता हूँ। एड सेट आपको तो अंदर का स्ट्रक्चर थोड़ा पता है।
ऑब्जेक्टिव एट सेट लेवल और एड लेवल? नहीं, इसका थोड़ा लेके अच्छा, तो एक जब आप ऐड लगाते हैं ना फेसबुक के अंदर, तो एक आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होता है जब आप ऐड लगा रहे होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव, कि आपको क्या करना है, सेल्स करनी है, ट्रैफिक लेकर आनी है, एंगेजमेंट करनी है, क्या करनी है, हम कहते हैं सेल्स लानी है। ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, उसको बोलते हैं एट सेट लेवल। ठीक है, यहाँ पर वो कहेगा बिहेवियर क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, एज क्या होनी चाहिए उसकी। ठीक है, और रील्स पे शो करना है नहीं करना, प्लेसमेंट्स कहाँ होनी चाहिए। तो ये वाला सेक्शन है। ठीक है, तीसरा सेक्शन है एड्स लेवल, यानी फ्रंट एंड के ऊपर, ये फ्रंट एंड, बैक एंड पर काम कर लिया आपने, फ्रंट एंड आ गया कि कंटेंट, वीडियो कौन सी लगेगी या इमेज कौन सी लगाएंगे आप, और प्राइमरी टेक्स्ट आप क्या लिख रहे होंगे, और पिक्सल कौन सा सिलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, लोग ये समझते हैं जो बीच वाला मामला है ना, एड सेट लेवल, टारगेटिंग यहाँ से होगी, वो भाई यहाँ से होती ही नहीं है। ईजी बताता हूँ आपको क्यों, क्योंकि फेसबुक अब टारगेटिंग कहाँ से होती है, टारगेटिंग एड लेवल पे होगी। एड लेवल पे कैसे, कोविड के अंदर आपने मास्क बेचे किसी ने, वो आपका एड रिजेक्ट कर देगा। कैसे? कोविड के अंदर बेचने से? कोविड के दौरान आप मास्क बेचते थे ना, आपका एड रिजेक्ट हो जाता था। रीजन? क्योंकि आप मास्क नहीं बेच सकते, पॉलिसी है फेसबुक की। ठीक है, कोविड के आइटम्स आप नहीं बेच सकते अगर आपको लाइसेंस नहीं है। ठीक है, तो वो डिटेक्ट कैसे कर रहा है कि उसामा भाई मास्क बेच रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है ना उसकी, वो जाके इमेज को देख रही है कि ये क्या बेच रहा है, कोविड का मास्क रिजेक्ट। ठीक है, मतलब उसका एक अलग इन 3 के अलावा एक चेक है कि मैं क्या बेचना चाह रहा हूँ, फेसबुक का चेक है जी, उसकी पॉलिसी के मुताबिक। तो जब फेसबुक रिव्यू करता है ना आपका ऐड, तो वो एक तो पॉलिसी रिव्यू होता है, दूसरा रिव्यू के अंदर ये भी देख रहा होता है कि बेचना क्या चाह रहा है। ठीक है, मेरी फेसबुक से बात हो रही थी तो मैंने उनसे बोला, उन्होंने बताया कि अगर आप एक ऐड दें फेसबुक को और आप फेसबुक को बताएं भी नहीं कि आप क्या बेच रहे हैं, तो फेसबुक के एल्गोरिथम इतने तगड़े, और ये मैं बात बता रहा हूँ 2 साल पहले की, फेसबुक के एल्गोरिथम इतने तगड़े हैं कि वो आइडेंटिफाई कर लेंगे आप जूता बेच रहे हैं, और ये भी नहीं सिर्फ उसको ये भी पता होगा कि आप लड़कियों के जूते बेच रहे हैं, लड़कों के बेच रहे हैं, फॉर्मल बेच रहे हैं, कैजुअल बेच रहे हैं या यूनिसेक्स बेच रहे हैं। इंटरेस्टिंग। तो ये फेसबुक का एल्गोरिथम है, और ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अब तो और स्ट्रांग हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर मैं जूस बेच रहा हूँ तो फेसबुक को पता है उसामा इज ट्राइंग टू सेल जूस टू समवन। अब वो समवन कौन है? वो समवन वो लोग हैं जिनका एक कुकी जो छोटी सी होती है, आप छोड़े हुई होती है फेसबुक में आपकी ऐप मोबाइल के अंदर। फेसबुक आपका गैलरी का एक्सेस फेसबुक के पास है, आपका फेसबुक का गूगल के अंदर आप जो सर्च कर रहे हैं फेसबुक के पास एक्सेस है, ऑन फेसबुक एक्टिविटी फेसबुक के पास है, ऑफ फेसबुक एक्टिविटी फेसबुक के पास है। आपके अम्मा अब्बा आपके अपने खुद आपको नहीं पता होगा कि मैंने अभी क्या किया था 3 घंटे पहले, फेसबुक को पता। ठीक है, आप हॉन्ट हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, आप कभी गूगल की टाइमलाइन रिपोर्ट देखें, आपको पता भी नहीं होगा मैं यहाँ पर रुका था कभी, फिर गूगल आपको निकाल के दिखा देगा कितने स्टेप्स चले हैं आपने। ठीक है, कितने किलोमीटर पैदल वॉक करिए, कितने किलोमीटर आपने ट्रेन में, सब बता देगा वो आपको। ठीक है, तो गूगल और फेसबुक नो बेटर देन योरसेल्फ। ठीक है, मतलब वो कंटेंट से चीजें निकाल के जा रहा है, उस वो कंटेंट तो देख रहा है, वो उस रियल टाइम बिहेवियर देख रहा है। जो लेट्स से कंटेंट के अंदर उसने चीजें एनालाइज की और उसने कहा कि इसका टारगेटेड कस्टमर यहाँ पे हो सकता है पोटेंशियल। ठीक है, एक वो चीज होगी कि हमने फिल्टर बताया था यार इसके थ्रू, लेंस के थ्रू होके जाना, तो वो इररेलेवेंट है। हाँ राइट। तो इस वक्त अगर आप कभी करके देखें, आप कब सर्च करें गूगल पे, फिर आप दराज पे सर्च कर लें, अगले ऐड आने शुरू हो जाएंगे आपको कब्स के, क्योंकि उसके पास सारी एक्टिविटी आपके पास मौजूद है। ठीक है, अब एक्टिविटी के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेते हैं, फेसबुक को पता है आपने स्क्रीनशॉट किस चीज का लिया, क्यों लिया है। ठीक है, आप कोई रिलीजियस वीडियो देख रहे हो ना, आप उसकी वीडियो को सेव कर लें, तो अगली सारी वीडियो रिलीज आने शुरू हो जाएंगी आपके पास, क्योंकि वो एल्गोरिथम आपको रियल टाइम ट्रैक कर रहे हैं कि आप क्या देखना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो आपको इतने खूबसूरत तरीके से ऐड दिखाएगा, आपको लगेगा भी नहीं कि ऐड में सामने। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। इसीलिए फेसबुक डोमिनेट कर पा रही है कि फेसबुक जो है वो अपने जो यूजर का एक्सपीरियंस खराब नहीं करती, वो रेलेवेंट ऐड और रेलेवेंट चीजें दिखाएगी। ठीक है, तो वो देखेगी इस वक्त कितने लोग हैं जो जूस या तो सर्च कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे ऑडियो, वो ये भी सब फेसबुक के पास है सारी चीजें। वो कितने लोग व्हाट्सएप पे कह रहे हैं यार जूस पीने चलते हैं, KFC खाते हैं। ठीक है, अच्छा वो मैसेज जो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है वो मुझे नहीं लगता कि कोई एन्क्रिप्टेड है, क्योंकि मैंने देखा कि हम डिस्कशन कर रहे हैं KFC खाते हैं, मैं अगला फेसबुक खोलूंगा, अगला ऐड में KFC का आ जाएगा। आपने कभी नोट नहीं किया ये? आप फोन पे बात कर रहे हो, पूरी बात चल रही हो, मैं तो मतलब इनफैक्ट मुझे तो अब तो डर लगना शुरू हो गया। आप फेसबुक की पॉलिसी पढ़ो, फेसबुक हैज एक्सेस टू योर माइक। मुझे डर लगता है कि मैं तो अब अपना फोन जो है वो वॉशरूम में भी नहीं लेके जाता, इनके पास क्या सालों के बाद कैमरे का एक्शन ना हो। ठीक है, तो इनके पास सारा ही एक्सेस है, तो ये सब जानते हैं कि आप क्या करने जाते हैं या किस में इंटरेस्टेड है लेने में, वो आपको ऐड दिखा देगा। ठीक है, और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारी जनरेशन है वो हम इम्पल्स बाइंग है।
इम्पल्सिव हम सारे लोग, ठीक है। तो जैसी घड़ी की बात हुई, घड़ी का ऐड आया, केएफसी की बात हुई, केएफसी का ऐड आया, तो यार ठीक है यार 500 का तो मंगा लेते, मंगा लिया आपने, फेसबुक का काम बुरा हो गया। तो पहले उसने एडवर्टाइजर का कंटेंट और उसका कॉपी दोनों देखा कि क्या बेहतर है, बर्गर केएफसी, ठीक है ओके, और यहाँ से उसने यूजर पकड़ा, इन दोनों को मैच कर दिया, इसके उसने पैसे चार्ज कर दिए, इसको बोलते हैं CPM। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एल्गोरिथम फेसबुक है, जितने भी मार्केट, जितनी भी आप प्लेस है, सोशल मीडिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एल्गोरिथम फेसबुक के पास। अच्छा, अगर इसको सीखना हो, लेट्स से अभी तो एक मैंने कोई ऐड डाला है अपना, चले वो फेसबुक अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इस फील्ड में एक्सपर्ट बैठे होते हैं। इसमें एक मैं बात ऐड कर दूं, वो फिर एड सेट का फायदा क्या हुआ? हाँ वो उसका फायदा क्या हुआ ऐसे? जी अब मैं बताता हूँ फायदा क्या हुआ। मैं एग्जांपल है जो सबको समझ आती है, तो मैं दोबारा वो दे देता हूँ, मैं सालों से वही दे रहा हूँ। आप फॉर एग्जांपल एक टूरिज्म की कंपनी है, ठीक है, और कोविड में आप काम कर रहे हैं, कोविड खत्म हुआ, जस्ट कोविड खत्म हुआ और आपने काम करना, और आपने बोला यार मैं जो है वो टर्की का पैकेज मैं बेच रहा हूँ, जो इंटरेस्टेड टर्की में आने के लिए आ जाए मेरे पास, ठीक है। तो फेसबुक ने क्या देखा कि भाई इन साहब ने टर्की का एक पैकेज बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑडियंस कौन है? अब उसामा भाई सर्च कर रहा है मैं टर्की जाना है, तो कोविड में पैसा दिमाग खराब हो गया हमारा, टर्की सर्च कर रहा हूँ, तो मेरे को पैकेज दिखा दो, आपने मैच मेकिंग कर दिया, तो आपको तो कस्टमर चाहिए, डजंट मैटर। फेसबुक ने ये नहीं देखा कि वो कौन बंदा है, उसकी प्रोफाइल क्या है, बस वो इस वक्त सर्च कर रहा है, आप इस वक्त बेचना चाह रहे हैं, मैच मेकिंग कर दी, इंप्रेशन जनरेट हो गया, फेसबुक ने आपको चार्ज कर लिया, CPM इसको बोलते हैं, ठीक है। जो वहां पर आप एड सेट पे काम कर रहे हैं ना, वहां पर आप अपनी ऑडियंस को टारगेटिंग नहीं कर रहे हैं, वहां स्पेसिफिक कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं रीजन। यानी कोविड चल रहा है, मुझे एक 60 साल का बंदा पैसे देने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए क्योंकि 40 साल से ऊपर लोगों को कोविड ज्यादा हो सकता है। जबरदस्त। तो वहां पर आप फेसबुक को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिक कर रहे हैं, ठीक है, कि इससे ऊपर अगर कोई इंटरेस्टेड हो भी तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मेल अगर इंटरेस्टेड हो भी तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। या आप एक्सक्लूड कर दो जितने भी शोएब अख्तर के पेज के फॉलोअर्स हैं, सही है। तो वहां पर आप सिर्फ स्पेसिफिक कर रहे हो अपनी ऑडियंस को, ठीक है। टारगेटिंग वो आप जितनी आप वहां के अंदर आप टारगेटिंग इंटरेस्ट डाल लें, वो टारगेटिंग आपकी वहीं से ही। अच्छा, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, आपने 7 फिगर कॉमर्स की कंपनी बनाई हुई और आप बेताशा ब्रांड के साथ काम किया हुआ, ठीक है। फ्रॉम योर एक्सपीरियंस आपने सबसे ज्यादा भंड क्या देखा है जो लोग मारते हैं मार्केटिंग के अंदर, जो आके सीधी करते होते हैं, जिससे उनकी एक कह लो कि बूम आ गया सेल्स के अंदर? मैंने बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने सबसे बड़ी चीज़ देखी, 99% उन्होंने कभी जिंदगी में ब्रांड गाइडलाइन नहीं बनाई होती, उनको पता ही नहीं होता ब्रांड गाइडलाइंस क्या होती है। तो सबसे पहली चीज़ वो बनाता है, और ब्रांड गाइडलाइंस के बाद सबसे पहली चीज़ आपका काम ये होता है कि आप जो है वो बायर प्रोफाइल, उनको पता ही नहीं होता बायर पर्सोना क्या होता है। ब्रांड गाइडलाइन वही है ना कि कस्टमर की इंटरेस्ट क्या है। ब्रांड गाइडलाइन 2 चीज़ें हैं। ब्रांड गाइडलाइन ये है कि आप, मेरा ये लोगो है, पाकिस्तान स्टार्टअप का लोगो है, ठीक है। अब आप इसको स्क्वायर में ऐसे यूज करोगे, रेक्टेंगल में ऐसे यूज करोगे, और ऐसे यूज नहीं करोगे, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, अभी हमने जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं फनादिक के साथ, ठीक है, तो उसके अंदर एक वर्ड है कॉल्ड पिलग्रिम्स, ठीक है। अभी आपको मुझे पता कि हम पढ़े लिखे वहां, ठीक है, लेकिन जो हमारा टारगेटेड प्रोफाइल है ना, उसमें बहुत सारे लोग बॉटम टियर में आते हैं, ठीक है। तो वो उनको तो पता ही नहीं पिलग्रिम्स किसको बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो वहां पर हमने बोला पैसेंजर, ठीक है, तो वहां पर हम पैसेंजर वर्ड यूज करते हैं। तो हमने ब्रांड गाइडलाइन में अपने मेंशन कर दिया कि हम अपने ट्रैवलर्स को पिलग्रिम्स नहीं बोलेंगे पाकिस्तान में जब मार्केटिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो ब्रांड की पूरी गाइडलाइंस होती हैं कि ब्रांड बात कैसे नहीं करेगा, कैसे करेगा, लोगों कैसे यूज होना है, कौन से कलर यूज होने हैं, सेकेंडरी कलर कौन से होंगे, प्राइमरी कलर कौन सा होगा, लोगों में आपने ये स्ट्राइक नहीं लगानी। तो ये सारी चीजें जो ब्रांड करेगा और ब्रांड नहीं करेगा, इसको बोलते हैं ब्रांड गाइडलाइंस, राइट। दूसरी चीज आती है जो उन्होंने नहीं की होती, 99% उन्होंने कभी बायर पर्सोना बनाया नहीं होता अपना, तो वो बनाते हैं। फिर तीसरी चीज आती है अगेन कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, वो तो बोलते हैं हमारे कस्टमर हैं ही सारे और हम हर तरीके से बात करेंगे। तो ये 3 चीजें सबसे पहली मैं चीजें करता हूँ, ठीक है, लाजमी। एक ब्रांड था, मुझे बड़ी खुशी हुई थी, ईमानदारी की बात है कि उसने चीजें 100% नहीं लेकिन कुछ हद तक की हुई थी, और वो बहुत छोटा ब्रांड था, और मैंने बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम किया है, उनको पता भी नहीं थी ये चीजें कि क्या होती हैं, ठीक है। तो बल्कि इनफैक्ट उनको तो ये नहीं पता था कि प्राइवेट लेवल कर रहा है या वाइड लेवल कर रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये सबसे पहली चीज़ मैं ये दूर करता हूँ कि ये आपकी ख़राब है। फिर दूसरा, वो उनको लगता है बस हम जितने स्पेंड करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं और हाँ हमारे पास 10 लाख रुपए की सेल्स आ रही है, तो इसको बोलते हैं रोएस, $1 इन एंड हाउ मेनी डॉलर आउट, कॉल रोएस।
1 लाख रुपए डाले, 10 लाख रुपए बाहर है तो 10 का ROAS आया आपका, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है, तो ROAS आपका 10 आ गया, तो अब एक काम करते हैं, इसको 2 लाख करते हैं, हमारे 20 लाख की सेल हो जाएगी। तो ये मिसकंसेप्शन होती है, लीनियर तो मार्केट से करते ही नहीं है, इस तरह चलती नहीं है। तो आपको जितना बताया कि जितनी आप एक्सपेंड करते रहोगे उतनी आपकी ऑडियंस कम होती रहेगी। तो ये कुछ कंफ्यूजन के साथ लोग आते हैं और वो पहले करते हैं, जब वो फेल हो जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, जब समझ में नहीं आता तो फिर वो मार्केटिंग एजेंसीज के पास जाते हैं। अब यहाँ पर मार्केटिंग एजेंसीज का रोल प्ले होता है। मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बात ही करना चाहूँगा कि देखिए, मार्केटिंग ये भी एक अगेन पाकिस्तान में थोड़ी अनएथिकल हरकतें हम करते हैं। मार्केटिंग एजेंसी का जो रोल होना चाहिए ना, वो अपने पहले क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने से पहले आप एजुकेट करें कि आप ये गलतियां कर रहे हैं, ये हमने ऑडिट किया है, और आप अगर हमारे साथ ऑनबोर्ड होंगे तो हम ये काम पहले करेंगे और इतने बजट आपका रिक्वायर्ड होगा। और आपने अभी तक तो कोई अच्छा ऐड ही नहीं बनवाया, तो आप ये 3 ऐड्स बनवाएंगे, भले आप अपनी टीम से बनवाएं, लेकिन ये आप ऐड बनवाएंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अलाइन एजुकेशन के साथ उनकी अलाइनमेंट करना ज़रूरी है, वरना ना आप उससे 2 महीने का 3 महीने का रिटेनर ले लेंगे, उसके बाद वो आपको अल्लाह हाफ़िज़ कह देगा, टर्मिनेट कर देगा, तो आपने भी कुछ नहीं कमाना, ना रिटेन करना है, और वो ब्रांड भी इवेंचुअली डाई आउट हो जाएगा। तो ये अलाइनमेंट होनी ज़रूरी है। और ना ये बिजनेस ओनर्स करते हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन पे चले जाते हैं, और मार्केटिंग एजेंसीज कहती हैं अच्छा ठीक है, लाख रुपए ही दे रहा है, ऑन बोर्ड कर लो, 2 महीने दे देगा ना, तीसरे में जाएगा, 2 महीने 2 लाख रुपए तो आएंगे। तो ये गलतियां हैं। लॉन्ग टर्म में सिनर्जाइज करना है कि जो मैं चीज़ें अभी प्रैक्टिस करने वाला हूँ यहाँ पे आके, उसको टाइम लगेगा, ये एजुकेट करना है, इसके मुताबिक ये चीज़ें, इसका आउटकम ये आ सकता है, ये आ सकता है, इसके बाद 3-4 महीने के बाद जाके हमारी प्रोग्रेस आप देखें। एग्जैक्टली 1-2 मंथ में हम कुछ नहीं करने चाहते, तो कोई छड़ी हमारे पास नहीं है। मैं तो बल्कि हम तो वी क्लियरली से यार वी कैन नॉट गारंटी योर सेल्स। मैं जितने बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम किया, उनको थोड़ी देर के लिए बात शॉकिंग लगती है कि यार ये कैसी मार्केटिंग है, सेल्स नहीं कर सकते। मैं उनको समझाता हूँ कि देखें, वी आर अ मार्केटिंग कंपनी, वी आर नॉट अ सेल्स कंपनी। ठीक है, हाँ, ये दोनों आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट, जो या आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। यानी मेरी मार्केटिंग का फायदा नहीं है अगर वो सेल्स नहीं लेकर आ रही, ठीक है, लेकिन ये एक ड्राइविंग फैक्टर बन सकती हैं सेल्स का। अब एक मैं कैसेट बेच रहा हूँ, पुराने VCR बेच रहा हूँ, आप बोले बेच के दिखाओ, मार्केटिंग करो, आपको तो मार्केटिंग करने आवे, भाई तुम्हारा प्रोडक्ट खराब है। और मार्केटिंग वाले को चाहिए कि वो नंबर से बात करे कि भाई अगर तुम ये कह रहे हो ना प्रोडक्ट में मसला तुम्हारा है या प्राइसिंग में मसला आपको तुम्हारा, तो कौन से डाटा पॉइंट्स के थ्रू बात कर रहे हो आप, वो आपके एनालाइज आपने कैसे किया ये कि प्राइसिंग आपकी खराब है। तो सारे नंबर्स अवेलेबल होते हैं, सिर्फ उनको निकाल के दिखाना पड़ता है कि ये देखें नंबर जी आपको बता रहे हैं कि प्रोडक्ट आपका खराब है, या प्राइसिंग खराब है, या वेबसाइट की लैंडिंग पेज की टाइमिंग आपकी ठीक नहीं है। वो सारी चीज़ें, ये एनालिसिस का मसला ही है। तो एनालिसिस जब कोई बंदा सही करता है तो उसको ना सारे पॉइंट्स वगैरह सब नहीं निकल जाते हैं। अच्छा, लास्ट में ये बताएं कि आपने तो पाकिस्तानी ब्रांड से बड़ा काम किया है, रिसेंटली यू हैव इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल ब्रांड्स, तो वो एक्सपीरियंस कैसा है इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि पाकिस्तानियों का बिहेवियर तो समथिंग डिफरेंट, और इंटरनेशनल जाके बिहेवियर एनालाइज करना, हाउ हैज बीन दैट एक्सपीरियंस? कल्चरल बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं तो समझता हूँ कि थोड़ा सा आसान है, मुश्किल इन सेंस के वहाँ पर कॉम्पिटिशन के हवाले से बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप राइट चीज़ को हिट करते हैं ना तो बड़ी आसान चीज़ है, क्योंकि लोग वहाँ पर उनको एजुकेट नहीं करना। यहाँ पर असल जो पैसे आपके स्पेंड हो रहे होते हैं ना, तकरीबन जो मेजॉरिटी है वो आपकी एजुकेशन में लग रही होती है। यानी एजुकेशन के आप मुझसे प्रोडक्ट क्यों लोगे, मेरे पास USP क्या है, वो तो आप वहाँ पे भी बताओगे, लेकिन आपको ना यहाँ पर डिमांड जनरेट करनी पड़ रही होती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स की, बहुत सारी निशेस की। वहाँ ऑलरेडी मार्केट एजुकेटेड बैठी हो गई थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे प्रोडक्ट समझ में आएगा तो मैं भेज दूँ। तो वहाँ पर आप डिमांड जनरेशन में उतनी बात नहीं कर रहे होते, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट की USP पे ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो एज कम्पेयर टू आसान है, वो पाकिस्तान की मार्केट का लोग एजुकेटेड हैं, लेकिन एक्सपेंसिव है। वहाँ के CPM एक्सपेंसिव है, आपको बजट आपके बहुत ज़्यादा चाहिए। वहाँ आपको जो आप मार्केटिंग की ऑप्टिमाइज जो आप जिस तरीके से करते हैं वो बहुत ट्रिकी है थोड़ा सा, क्योंकि बजट बहुत हैवी लग रहे होते हैं, तो आपके पास इतना रूम नहीं होता सारी चीज़ों को करने के लिए। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है। दूसरा ये कि ऑब्वियसली लैंग्वेज, यहाँ आप जैसे चाहो बेच दो, तो यहाँ लैंग्वेज वाइज आसान है, इंग्लिश भी बिकेगा, उर्दू में भी बिकेगा, पश्तो अकाउंट बनवा दो वो भी बिक जाएगा। वहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है कि आप इंग्लैंड के अंदर बात करो तो आपने थोड़ा सा एक्सेंट का ख्याल रखना है कि वो इंग्लिश एक्सेंट हो, ठीक है। यूरोप में बात करो तो आप फ्रेंच में होना चाहिए कंटेंट मेजॉरिटी, इंग्लिश में करो तो इंग्लिश भी किसी फ्रेंच एक्सेंट वाले के साथ बुलवाओ। तो ये थोड़े डिफरेंसेस है और मज़ा आता है, नई अप्रोच, नया एक्सपोजर मिलता है कि यार ये इस मार्केट में क्या करना है, इस मार्केट में क्या करना है। अभी हम
सऊदी अरब की मार्केट को थोड़ा सा हमने एक्सप्लोर किया। मिक्स कल्चर है वहाँ पर, तो पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी भी मिलेंगे, सूडानी भी मिलेंगे, सब सारे मिक्स एंड मैच है। तो हर मार्केट का एक अपना डायनामिक है और अपना एक्सपोजर है। अच्छा, आपने बार बार एक टर्म यूज़ किया है कि जहाँ पे डिमांड क्रिएट करनी होती है पाकिस्तान के अंदर ना, तो वो एग्जांपल दें कि लेट्स से अगर मैं एक बिजनेस लॉन्च करूँ और डिमांड ही नहीं है और मैं जाके डिमांड पहले क्रिएट करूँ फिर जाके चीज़ें बेच रहा हूँ, तो डिफिकल्ट नहीं है ये? थोड़ा सा सेंस नहीं बना रही है। मेरा एक ब्रांड है टेम्फा, ठीक है, उसमें हमने एक किट लॉन्च करी, बार्बर किट। हमने एक किट लॉन्च करी बार्बर किट, ठीक है। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जिसका स्टैट्स ये कहते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा अनहाइजीनिक की परसेंटेज मर्दों की है, ठीक है, और वो उसके अंदर ना वो नहाने की मिकदार भी कम है उनकी, और वो दाढ़ी बाल तो वो महीने में 2 महीने में एक दफ़ा बनवा रहे होते हैं, ठीक है, दाढ़ी वो महीने में एक दफ़ा बनाते हैं। तो ये इनकी इतनी परसेंटेज, इतनी बुरी हालत है पाकिस्तानी मर्दों की। वहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा कि एक अब किट के अंदर आपको एक हम सिजर देंगे, एक रेजर देंगे, और एक जो है वो कॉम होगा, एंटी मेल्टिंग कॉम, और एक लेदर के खूबसूरत से पाउच के अंदर, ठीक है, वो जिप वाला पाउच होगा। आप बार्बर के पास जाओगे, आप बार्बर से बोलोगे ये किट पहले आप खरीदो हमसे, फिर वो किट बार्बर के पास लेके जाओ, और बार्बर से आप ये बोलो कि भाई आप जो है मेरे बाल जो आप काटेंगे या दाढ़ी जो बनाएंगे वो मेरी किट से बनाएंगे, आप अपना औजार यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अवेयरनेस पहले क्रिएट कर रहे हैं मेरे अपने प्रोडक्ट। अभी तो मैं आइडिया क्रिएट कर रहा हूँ ना, अभी तो मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। मैंने 10 लोगों को बताया, 10 लोगों ने बोला भाई ये बात सुनो, ये किसी मैं तो नहीं लूंगा। हर बंदे से बोला तुम लोगे एक किट, मैं तो नहीं लूंगा, तुम लोगे एक किट, मैं तो नहीं लूंगा। भाई मैं क्यों लूँ, तो हैसल है। अच्छा कितने की है? मैंने कहा मैं 2000 की लॉन्च करूँ। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा, 2000 रुपए की ये मैं क्यों? उसी से उससे बोलूंगा भाई तू स्टेरलाइज कर ले, ठीक है, डिमांड तो थी नहीं इसकी। मैं भाई बेचना तो है, मुझे लगता था, मैंने गट फीलिंग बोली थी बिकेगा। तो हमने बायर प्रोफाइल बनाई, फिर हमने देखा कि इनको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है। सबसे ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग, बायर प्रोफाइल हेल्थ कॉन्शियस लोग में कौन है जो हेल्थ कॉन्शियस होंगे? हमने बोला इस्लामाबाद के अंदर लोग थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस, बर्गर लौंडे। अब इस्लामाबादी को इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? और यूथ भी हैं। यूथ ये 50 साल के अंकल नहीं खरीदेंगे हमसे कभी भी, ठीक है। यूथ, अभी कोविड गया है, यूथ तो अपना ख्याल रख रही है स्पेसिफिकली इस्लामाबाद के अंदर। तो यहाँ कौन बंदा है जो इस्लामाबाद के अंदर इन्फ्लुएंस है, जो इन्फ्लुएंस कर सकता है? कोविड में हमजा भट्टी बहुत ऊपर आया था। हमजा भट्टी, तो आई रीच आउट टू हमजा भट्टी, ठीक है। मैंने हमजा से कहा, मैंने कहा हमजा, मेरी पहली मुलाकात थी हमजा से, और हमजा उस वक्त बूम कर रहा था, ठीक है। तो 90,000 फॉलोअर्स थे हमजा के उस वक्त। उस समय मैं घर बुलाया, आई वॉज काइंड इनफ, उसने बातें की, ठीक है उसामा ये कर रहा हूँ। मैंने कहा यार उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा तुम्हारा। मैंने जुनैद अकरम को भी पिच किया। जुनैद भाई को पिच करने का रीज़न अलग था, वो बड़े इन्फ्लुएंसर थे, उस वक्त उनका नाम ऑलरेडी मार्केट में था, तो ब्रांड एक्विटी बिल्ड करनी थी। बट हमजा भट्टी का जो केस था सबसे स्ट्रांग था। जब जैसे ही द मोमेंट हमजा सेट के मेरी फैमिली के अंदर, हमने कहा ये प्रोडक्ट क्या करता है? मैंने कहा ये जो ब्लेड है ना आपका, आप स्टेरलाइज कर लो भले, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपके किसी और का कट, ब्लेड का कट, अब वो मेरे अगर जो बार्बर जो है वो मेरे खत बना रहा है और कट गया और मुझे एक्नी है, ठीक है, तो उसके अंदर उसका केमिकल का जर्रा भी रह गया ना, और उसने इसी ब्लेड को भले स्टेरलाइज कर लिया, वो दूसरा कट लगा दे, तो उससे हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। इमीडिएटली हमजा ने कहा मेरी फैमिली के अंदर एग्जैक्ट इसी सिनेरियो के ऊपर एक डेथ हुई है। मैंने उस वक्त हमजा को पता क्या बोला, हमजा कितने चार्ज करोगे पैसे? मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा, और बहुत कम में उसने स्टार्ट किया था, क्योंकि उस वक्त हमजा भट्टी नहीं बना था, ठीक है। वह खैर अभी भी होने के बावजूद ही वॉज वेरी हम्बल यार, मेरी अभी भी बड़ी अच्छी उससे गपशप लगती है। तो स्क्रिप्ट, मैंने कहा तुम्हारे पास वो चीज है जिसकी वजह से मैं आया था, तुम्हें वो दर्द है कि मैं क्या बेचना चाह रहा हूँ, तुम्हें जैसे बेचना बेचो। आप टेम्फा खोलें और वो ऐड देखें मेरा, और वो स्टार्ट ही इसी तरह करता है। हमजा भाई वो बार्बर की कुर्सी पे बैठे होते बोलते हैं इस रेजर से लगा एक सिंगल कट आपको हेपेटाइटिस दे सकता है। और मेरे स्टोर के अंदर इस वक्त 37 प्रोडक्ट्स हैं, और सबसे ज्यादा बिकने वाला और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट इज बार्बर किट। अच्छा, और रिस्पांस कैसा आता है इस्लामाबाद के लोग तो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना, बाकी लाहौर कराची। तो जब हमजा भाई इन्फ्लुएंस अपना अगले रमजान के अंदर कराची आ गए, इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस कर दिया और जुनैद भाई भी हमने हायर कर लिए, ठीक है। तो जुनैद भाई को भी हमने बोला कि यार ठीक है, जुनैद भाई को भी पकड़ के लेकर आते हैं, इनको भी कोलैबोरेट करते हैं इनके साथ।
तो जुनैद भाई के साथ जब किया तो जुनैद भाई कराची वाले, इन्फ्लुएंस कराची के अंदर, हमजा भट्टी भी कराची के अंदर आ गया था फिर अगले रमजान के अंदर। ठीक है। तो फिर हमने वीडियो कराची में चलानी शुरू करी, लोगों ने यहाँ पे लेना शुरू कर दिया। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, लास्ट मुझे ये बताएं, इस तरह का अगर केस हो जो कि आपको लगता है कि नंबर पॉजिटिव है, लोगों को ज़रूरत भी लेकिन अवेयरनेस नहीं है, तो एक नए बंदे या जो नए ग्रेजुएट्स आते हैं, लम से, GIK से आते हैं, बड़े उनका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है, उनको इस तरह के स्टार्टअप पे जाना चाहिए या फिर ये जो कन्वेंशनल पे थोड़ा फॉलो करे, क्योंकि इस पे ट्रिगर करना ना करना एक इसके ऊपर रिस्क है? देखिए मैं तो अभी तो मैंने आपको बताया, देखिए रिस्क हो जाएगा, इसमें ज़्यादा रिस्क है ना, इस पे कम ज़्यादा की वो डिबेट हो सकती है। हाँ। लेकिन देखें एक चीज़ जो शॉर्ट है, एंटरप्रेन्योर आपने बनना है तो आपने जब तक वो एक चीज़ जो आपको मतलब वो कहते हैं ना कि पैशन अंदर से आएगी आपको, वो सेल्फ अवेयरनेस है, वो गैरी भी बोलता है ना कि सेल्फ अवेयर हो जाएंगे आप कि ये मेरा गेम है, बस यही करना है मैंने, तो वो जब तक नहीं मिलता ना, जब तक कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कन्वेंशनल हो। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर वो फ्रेंच फ्राइज का ठेला लगाना पैशन है ना आपको, तो आपको वो लगाना चाहिए, वो ग्रो करेगा, क्योंकि आप उसको करने में आपको मजा आ रहा होगा। ये बड़ी बुकिश बातें लगती हैं, लेकिन ये मैं इसको बाकायदा फील करता हूँ। मैंने बहुत चीज़ें स्विच की हैं, मैंने अच्छी पोजीशन पर नौकरी करके भी देख ली, ठीक है, मैंने 2-3 स्टार्टअप स्विच करके देख लिए, मैंने बहुत सारे अलग अलग बिजनेस करके देख लिए। मैं बोलता हूँ यार मेरा इंटरेस्ट ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, मुझे मजा आता है लोग कंपनी बना, एक किसी भी ब्रांड की सक्सेस का पार्ट बनने में मुझे मजा आता है। वो मुझे बोले प्लान बनाओ उसका, खराब डिजिटल मार्केटिंग उनकी खराब हो रही हो, मैं उनको सीधा करूं अगर हो जाए, ये मुझे इसमें मजा आता है। हालांकि आप डिजिटल मार्केटर, अगर आपको मौका मिले, आपके पॉडकास्ट में कोई बंदा है, आपसे आप लाजमी सवाल कीजिएगा, अगर वो डिजिटल एजेंसी चलाता हो, वो बोलेगा बहुत मुश्किल चीज़ है ये, सर्विसिंग इंडस्ट्री के अंदर डिजिटल मार्केटिंग, जब आपको पता नहीं है कि आप एक महीना आपने गलत किए, क्लाइंट तो पाकिस्तानी है ना, तो अगले महीने आपको पैसे भी नहीं देंगे, मुश्किल चीज़ है। और जितना आप इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रो होंगे, आपको उतना ही HR बढ़ाना है साथ साथ, ठीक है, लेकिन ये काम वही करेगा जिसको ये काम करने में मजा आता है, पैशन ड्राइव करेगा आपको इस चीज के लिए, इतनी हिम्मत, इतना जगर, तो वो आप लम्स से पड़े हो, आप लालू खेत के रिहायशी हो, आप जो है गौरी टाउन में रहते हो, आप इस्लामाबाद के एस्पेक्ट्स में रहते हो, डजेंट मैटर, आप जाहिल आदमी हैं, आपने कभी जिंदगी में स्कूल नहीं गए, काम और पकड़ना है। जो आपको मैं ऑडियंस के लिए भी एक है, आप जोहो की केस स्टडी देखिएगा, आपको समझ में आएगा। जोहो मेरे ख्याल है 40,000 करोड़ की कंपनी है, तो ऐसा वो नंबर था, मतलब वो कह रहा था 18 अमन गुप्ता आ जाते हैं बोर्ड के, 18, इतनी पावर है जोहो, जो ईमेल जिस पे बनती हैं, जो जोहो ZOHO, धोती में साइकिल चला के ऑफिस जाता हूँ, 1 लाख एम्प्लॉइज हैं उनके, तो बात सारी पैशन की है, सारी पैशन की है। ठीक है, जहाँ पैशन होगा अल्टीमेटली वहाँ पे आप नई नई चीजें ट्राई करते रहोगे, अल्टीमेटली आप हार नहीं मानोगे, गिव अप नहीं करोगे, लगे रहोगे अपना जहाँ जाके। सामा बड़े मज़े की गुफ्तगू आपके साथ हुई, बड़ा एजुकेशनल था मेरे लिए, स्पेशली कि अगर आप नया बंदा स्टार्ट कर रहा है तो एटलीस्ट 3x मार्केटिंग का आपने कॉस्ट रखनी है। इसके अलावा आपने जो क्या कहते हैं अपने ब्रांड की पर्सोना जो बनानी है, विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, उसके मुताबिक जो आपने अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है। तो आई होप कि ऑडियंस को इस पॉडकास्ट से फ़ायदा हुआ होगा, और ऑडियंस इफ़ यू वांट टू वॉच मोर पॉडकास्ट लाइक दिस देन प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। खुदा हाफिज़, टिल द नेक्स्ट एपिसोड।